गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। पहला बताया था आप लोग का ब्रेन और सेकंड क्या बता रहा हूँ आप लोग को? स्पाइनल कार्ड। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग स्पाइनल कार्ड। समझिएगा स्पाइनल कार्ड क्या है। स्पाइनल कार्ड को कहा जाता है मेरुरज्जु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मेरुरज्जु। तो ये जो मनुष्य का जो स्पाइनल कार्ड होता है ये हमारा क्या है? खोपड़ी। ये क्या है हमारा? खोपड़ी मतलब स्कल है। तो स्कल के ये यहाँ पास होता है फेरामेन के मैग्नम छिद्र होता है जो मेडुला ऑब्लिंगेटा के पार्ट्स है। क्लियर हुआ था क्या? तो इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? फेरामोन के मैग्नम छिद्र पे स्पाइनल कार्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्कल के फेरामोन के मैग्नम छिद्र में, मैग्नम पोर्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर है? फेरोमोन्स नहीं, ठीक, फेरोमोन बोलते हैं उसको। फेरोमोन के मैग्नम छिद्र में क्या होता है भाई? आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? जिसे हम क्या कहते हैं भाई? स्पाइनल कार्ड कहते हैं। अब ये जो स्पाइनल कार्ड होगा ये क्या करता है? पूरे शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्शन आर्च को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बॉडी पे जो जितना भी, जैसे अगर कोई भी नर्वस सिस्टम अगर कहीं दबा, स्पाइनल कार्ड कहीं एक जगह दब गया तो पूरे बॉडी क्या हो जाएगा? झुंझुना हो जाएगा और पैरालिसिस होने का पूरा श्रेय जाता है आपका स्पाइनल कार्ड। अगर स्पाइनल कार्ड में एक जगह कोई फंसना दबा हुआ स्पाइनल कार्ड तो वो पूरे ऑर्गन क्या करेगा? काम करना बंद कर देगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पाइनल कार्ड के ऊपर। पूरे सोचने समझने सब शक्ति को जो प्रदान करता है वो कौन करता है? तो स्पाइनल कार्ड कर रहा है तो ब्रेन के पार्ट्स। क्लियर है? तो ये इसका पूरा श्रेय भी किसको जाता है? आपका स्पाइनल कार्ड को जाता है। स्पाइनल कार्ड जो यहाँ से स्टार्ट होता है खोपड़ी के मतलब स्कल से, फेरामोन के मैग्नम छिद्र से, ये कोकैक्स तक के रहता है। कहाँ तक के रहता है? कोकैक्स में। क्लियर है तक के? अब कहता है जो स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ 3 लेयर मेम्ब्रेन होता है। कितना लेयर मेम्ब्रेन होगा भाई? 3 लेयर मेम्ब्रेन होता है। कितना लेयर मेम्ब्रेन होता है? 3 लेयर मेम्ब्रेन होगा। क्लियर हुआ यार? कितना लेयर मेम्ब्रेन बताया मैं आप लोग को? 3 लेयर मेम्ब्रेन होगा। कितना लेयर मेम्ब्रेन बताया मैं? 3 लेयर मेम्ब्रेन। आउटर के मेम्ब्रेन को हम क्या बताया था? ड्यूरामेटा। आउटर के मेम्ब्रेन क्या होगा? ड्यूरामेटा। बीच का मेम्ब्रेन क्या होगा? आर्केनाइन। बीच का मेम्ब्रेन क्या होगा? आर्केनाइन। और सबसे अंतिम स्तर क्या होगा भाई? आपका पायामेटर होगा। ये तीनों मेम्ब्रेन होता है और तीनों मेम्ब्रेन को एक साथ क्या कहते हैं भाई? अपन मेनिंजेंस कहते हैं। क्या कहेंगे अपन? मेनिंजेंस कहेंगे, जो बहुवचन होता है क्योंकि ये ब्रेन में भी वही 3 मेम्ब्रेन था और यहाँ पास भी क्या है? 3 मेम्ब्रेन है जिसे हम एक साथ क्या कहते हैं? मेनिंजेंस कहते हैं। क्लियर है? अब आर्केनाइन और पायामेटर के बीच में यहाँ पास एक द्रव भरा होता है। क्या भरा रहता है? द्रव भरा होता है। उस द्रव को कहते हैं क्या? सेरेब्रो स्पाइनल का फ्लूइड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। सेरेब्रो स्पाइनल क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। मतलब सेरेब्रो स्पाइनल का द्रव भरा होता है जो बाहरी धक्का या एवं आघातों से बचाने का क्या करता है? कार्य करता है। फिर इसके 2 साइड्स होते हैं। ये ऊपर का जो साइड्स होगा वो डार्सल साइड कहलाएगा। ये साइड क्या कहलाएगा? आपका डार्सल साइड कहलाएगा और ये साइड क्या कहलाएगा? इसका वेंट्रल साइड कहलाएगा। अब ये हो गया क्या कहलाया भाई? आपका डार्सल साइड। तो यहाँ एक खांच रहता है, उस खांच को हम क्या कहेंगे? डार्सल फीसर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? डार्सल फीसर। इसको हम क्या कहेंगे बोलो आप लोग को? वेंट्रल। तो इसमें भी खांच है, क्या कहलाएगा वो? वेंट्रल फीसर होगा। इसका काम बताएंगे कैसे रिफ्लेक्शन आर्च में काम करता है ये। क्लियर होता क्या? अब इसके अलावा
इसके अलावा इसके अंदर पे एक मैटर्स भरा होता है। इसके अंदर में क्या भरा होता है? मैटर्स। ये पूरे अंदर पे एक द्रव भरा होता है। पूरे अंदर में क्या भरा रहता है? द्रव। और इस जो द्रव होता है उसको हम ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। किस मैटर के नाम से? ग्रे मैटर के लिए। क्योंकि यही जो ग्रे मैटर होगा वो स्पाइनल कार्ड में अंदर की तरफ होगा और ब्रेन में कहाँ की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। ये क्वेश्चन पूछता है। ग्रे मैटर कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ। क्लियर है तक के? किसमें? स्पाइनल कार्ड में। और ब्रेन में वही कहाँ रहेगा? तो आपका आउटर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ। तो आपको एक को याद करने की जरूरत है, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है तक क्या? फिर कहता है कि इसके अंदर पे एक कैनाल पाया जाता है जिसको कहा जाता है सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? सेंट्रल कैनाल। मतलब अंदर पे कौन सा द्रव बोला मैं आप लोग को? ग्रे मैटर। इसके बीच में क्या भरा रहता है आपका? सेंट्रल कैनाल होगा। क्या रहता है भी आपका? सेंट्रल कैनाल। और इसके जो अंदर होता है इसमें नर्व सेल प्रेजेंट होता है। कौन सेल प्रेजेंट होगा? नर्व सेल। ये देखिएगा इस प्रकार का है। ये कहलाता है आपका नर्व सेल कहलाए। क्या कहलाएगा भाई? नर्व सेल कहलाए। ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्रे मैटर में कौन सा सेल पाया जाता है? तो ग्रे मैटर में कौन सा सेल मिलेगा आपका? नर्व सेल मिलेगा। क्लियर है तक के? फिर इसके बाहर पे एक फाइबर ऐसे संरचना होता है। फाइबर लाइक क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। इसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर। कौन सा द्रव भरा होता है इसमें? व्हाइट मैटर्स होता है। कौन सा मैटर रहेगा भी आपका? व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर में केवल कौन सा पाया जाता है? तो नर्व फाइबर्स पाया जाता है। कौन पाया जाता है इसमें? नर्व फाइबर। हाँ ठीक है ना। ठीक। तो इसके बाहर पे कौन सा मैटर रहता है आपका? व्हाइट मैटर होगा जिसमें कौन सा फाइबर मिलेगा? तो आपका नर्व फाइबर्स होगा। क्लियर हुआ था क्या? तो डाउट कहीं पास? ठीक। ये हमारा क्या हो गया भाई? आपका स्पाइनल कार्ड हुआ। ये किसका भाग हुआ? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग। क्लियर हुआ तक के? अब दूसरा लिखेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा लिखेंगे क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मिटा दो इसको। ठीक। अब दूसरा नंबर लिखेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये बता दिया मैं किसके अंतर्गत? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। सेंट्रल नर्वस में केवल कौन आता है आपका? ब्रेन बताया था और ब्रेन के पार्ट्स बता दिया था। अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या बताया था आप लोग को? हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बता दिया था। सबसे बड़ा पार्ट्स क्या बताया था? सेरेब्रम। उसके अलग अलग भाग बताया था, फ्रंटल, पेराइटल, पेक्टोरल, ऑक्सीपिटल, डायसेफेलान और हाइपोथैलेमस। ये फोर ब्रेन का। फिर मिड ब्रेन का दो पार्ट्स बताया था। पहला सेरेब्रल, दूसरा कार्पोरा कॉन्डिजर्ना जो देखने, सुनने और संचार में क्या करता है? कार्य करता है। तीसरा बताया था आप लोग को हिंड ब्रेन जिसके अंतर्गत सेरेबेलम जिसको छोटा दिमाग कहा जाता है। दूसरा होता है पोन्स वेरेलाई जिसमें श्वसन की क्रिया होगी। और तीसरा बताया था मैं आप लोग को मेडुला ऑब्लांगेटा जो पूरे अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और कौन याददाश्त का केंद्र है, कौन लैंगिक व्यवहार, कौन उठना पीना, खाना पीना, सब में बता दिया था कि ब्रेन का कौन सा पार्ट्स काम करता है। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम समाप्त। दूसरा होता है आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं? पीएनएस। पीएनएस मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, उसको याददाश्त है ही नहीं है। ठीक भाई, जिसका नर्वस सिस्टम काम करना ही बंद हो जाएगा, ठीक, उसको मतलब कहाँ चला गया? वो कोमा में चला गया। क्लियर हुआ? हार्ट बीट तो चल रहा है लेकिन ब्रेन उसका काम नहीं करेगा। तो ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, उसमें भी तो कोमा। हाँ, ब्रेन हेमरेज कोमा ही है। मतलब ब्रेन क्या, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना क्या हो गया? बंद हो गया। और जहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद होगा वहाँ क्या होगा? ब्रेन हेमरेज होगा। जिंदा है लेकिन वो मुर्दा लाश की तरह। क्लियर हुआ है? तो ऐसे इंसान का मतलब रिकवरी कब होगा? ऐसा कुछ बहुत कम है, बहुत कम। 99% में 0.1% होता है।
ठीक, नहीं तो वो डेथ कर जाते हैं। हाँ, क्लियर है, मतलब उसको आप ही खाना खिलाओगे, वो कितना में पोटी कर देगा पता नहीं आपको। क्लियर है, ये कोमा वाले का होता है ना यार, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है ना, वो बंद कर देता है काम करना। ठीक, अब दूसरा होता है पीएनएस। तो पीएनएस दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार के, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें दो चीज आता है। पहला, ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व रहते हैं, जिसको कौन सा नर्व बोलते हैं? क्रेनियल का नर्व बोलते हैं। कौन सा नर्व कहते हैं? क्रेनियल का नर्व। जैसे सर्वाइकल है ना, सर्वाइकल में कितना हड्डी बताया था? 7 बताया था ना, 7। सब भूल गए लोग। ठीक, तो क्रेनियल नर्व निकलेगा, फिर क्रेनियल नर्व के बाद ये किसका निकला? ये ब्रेन से निकला। ठीक, उसके बाद किससे निकलेगा? स्पाइनल कार्ड से। तो वो कौन सा नर्व होगा? स्पाइनल नर्व होगा। और इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें लिखा है जो क्रेनियल नर्व होता है, देखिए समझिएगा पहले। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझ आ गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? क्रेनियल नर्व से और स्पाइनल नर्व दोनों मिलकर क्या कहलाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। जो हमारे बॉडी पे जो नर्व गया रहता है, उसका पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? तो पीएनएस के पास होता है। इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मनुष्य में दो सिस्टम दिख रहा है अपने पास, पहला ब्रेन का, दूसरा स्पाइनल कार्ड का। तो ब्रेन में जो रहता है, हमारा जो नर्व रहता है क्रेनियल नर्व, वो 12 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है? 12 जोड़ी। क्रेनियल नर्व में कितना होगा? 12 पेयर्स क्या होता है? क्रेनियल नर्व होता है। अब 12 पेयर्स का नाम याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नर्व का क्या काम होता है। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछता है, मैं पहले बता रहा हूँ भाई। तो पहला लिखिएगा आप लोग, पहली कपाल तंत्रिका। इंग्लिश में बोलो कि हिंदी में? दोनों। हाँ, तो पहला लिखिएगा फर्स्ट क्रेनियल या ऑल्फैक्टरी कैनाल नर्व बोलते हैं। पहला लिखिएगा ऑल्फैक्टरी नर्व। अब पता ही चल रहा होगा ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी पढ़े हो ना कि गंध का सेंस का क्या करता है? जो आभास कराएगा वो ऑल्फैक्टरी क्या कहलाएगा? नर्व कहलाएगा। देखिए यहाँ पास, यह नासिका कोश के पास स्थित होता है, जो गंध का आभास कराता है। जो ब्रेन में होता है ना, ब्रेन तभी तो गंध का आभास कराता है। अभी ये कौन सा डीओ लगाएगा, ये उसको बता दोगे आप लोग? मतलब क्या करता है ये? ब्रेन में क्या करता है? मस्तिष्क में गंध का आभास कराती है। देखिए ऑल्फैक्टरी लोग लिख लिए, नासिका के अग्रभाग में क्या होता है? स्थित होती है। ये किसका आभास कराता है? तो गंध का। अगर पूछा आपसे गंध का आभास कराने वाला कौन सा नर्व होता है, तो कौन सा नर्व होगा भाई? आपका ऑल्फैक्टरी नर्व। दूसरा लिखिएगा सेकंड नर्व बोलते हैं। सेकंड ये होता है ऑल्फैक्टरी वाला, कौन सा होगा आपका? फर्स्ट नर्व। सेकंड वाला लिखिएगा आप लोग ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। सेकंड कौन सा होगा भाई? आपका ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक मतलब पता चल रहा होगा आप लोग को, ऑक्सीपेटल वाला होगा। कौन सा होगा आपका? ऑक्सीपेटल, मतलब देखने वाला जो काम होगा, जो देखने का काम करता है, वो कौन सा नर्व होगा भाई? आपका ऑप्टिक नर्व होगा। अब देखने वाला है मतलब किसके नजदीक होगा? आंख के पास ये नर्व होता है। इसी कारण देखिए जो डायबिटीज पेशेंट होता है, डायबिटीज पेशेंट होता है, उसके शरीर में शुगर का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब बढ़ता है तो सबसे पहले वो इफेक्ट करता है, किसको इफेक्ट करता है? आंख को इफेक्ट करता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व को दबाने का क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर है? क्या करता है भाई? ऑप्टिक नर्व को दबाने को कार्य करता है। क्लियर हुआ? डाउट कहीं पास? ठीक, डायबिटीज वाले को कम दिखाई देता ही, और आंख को क्या करता है? वो इफेक्ट करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मतलब दिखना कम होता है। हाँ, दिखना धीरे धीरे क्या होगा? वो कम होगा। चश्मा तो लगेगा ही वो। क्लियर होता क्या? हाँ, लेकिन जो जेनेटिकली रहता है, बचपन से रहता है, उसको जरूरी नहीं कि चश्मा लगे। नहीं आया समझ आ? ठीक, तो पहला वाला नर्व कौन सा होगा पूछेगा तो ऑल्फैक्टरी नर्व। सेकेंड वाला नर्व कौन होगा? तो ऑप्टिक नर्व, जो कहाँ रहता है? तो आंख के पास, और देखने का क्या करता है? ये कार्य करता है। तीसरा लिखिएगा थर्ड ऑक्यूलोमोटर।
थर्ड नंबर पे क्या होगा, ऑक्यूलोमोटर, लिखिएगा ऑक्यूलोमोटर। लिखिएगा ऑक्यूलोमोटर। अब इधर समझिएगा, अब कहता है ऑक्यूलोमोटर मतलब ऑक्सीपिटल से संबंधित आ रहा है, मतलब आंखें मोटर। देखिएगा ये हमारा क्या है, आई है, और हमारा आई से ऐसे 4 नर्व निकला रहता है। ब्रेन से जो आता है वो कहाँ जाता है, आपका आई पे जाता है, और आई पे जाने के पश्चात हम देखिएगा हम मूवमेंट हो रहा है हमारा आई पे, मतलब इधर भी मूवमेंट कर रहा है, इधर भी। तो गतियों पर क्या करता है, वो नियंत्रण करता है। लिखिए इसको, इसकी 4 शाखाएं नेत्र पेशियों में जाती है, 4 शाखाएं नेत्र पेशियों में जाती है, जो गति का नियंत्रण करता है। 4 शाखाओं में बढ़ती है, जो गति का नियंत्रण करती है, जो गति को क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। ये किसके पार्ट्स हुआ भाई, आपका ऑक्यूलोमोटर का। किसका भाग होगा ये, ऑक्यूलोमोटर का। कौन सा नंबर का हुआ ये, थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर लिखिएगा, इधर देखिएगा, पहला बताया olfactory नर्व, गंध का आभास करेगा। सेकंड जो होगा वो ऑप्टिक नर्व होगा। थर्ड नंबर होगा जिसको कहते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऑक्यूलोमोटर का नर्व बोलते हैं। इसका काम होता है, इसे 4 नर्व पेशियां निकली होती हैं जो नेत्र की तरफ जाएगा। इसी कारण नेत्र को क्या करता है, वो गति पर क्या करता है, उसका नियंत्रण करता है। गति पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। जिसको गर्मी लगता है वो लास्ट में बैठना, पंखा चलते रहता है बस। क्लियर हुआ यहाँ तक के? क्या करता है भाई, वो ऑक्यूलोमोटर नर्व होता है जो हमारे शरीर की गति पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। चौथा नर्व लिखिएगा, फोर्थ नर्व। फोर्थ नर्व को कहा जाता है ट्राइक्युलर। क्या कहा जाता है भाई, ट्राइक्लियर। ट्राइक्लियर ऑप्टिक नर्व कहा जाता है या क्रेनियल नर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ट्राइक्लियर क्रेनियल नर्व। अब ट्राइक्लियर मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा। इधर समझिएगा, अब हमारा जो आई है, बॉल है, गेंद के समान दिखाई दे रहा है। तो बॉल के समान, जब गेंद के समान दिखाई दे रहा है तो बीच में ब्लैक कलर का है, बाकी सब क्या होता है, व्हाइट कलर का है। तो व्हाइट कलर में ऐसे क्या रहता है, नर्व घुमा रहता है। पूरे व्हाइट कलर में क्या होता है, नर्व रहता है। ठीक, जो नेत्र गोला को क्या करता है, हमारा मूवमेंट करता है। क्या करता है भाई, हमारा मूवमेंट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइक्लोलर क्रेनियल नर्व कहते हैं। लिखिए इसको, लिखिए यह नेत्र गोला के, या नेत्र गोला के सुपीरियर ऑब्लिक पेशियों में आती है। सुपीरियर ऑब्लिक पेशियों में आती है। क्लियर हुआ? क्या है तो आपका ये ट्रोकोलियर क्रेनियल नर्व। फिफ्थ नंबर का लिखिएगा, 5वां नंबर का। अब देखिए 5वां नंबर का काम का है, ये टेस्ट से संबंधित है। लिखिएगा 5वां नंबर को ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, इसकी 3 शाखाएं होती है। किसकी, ट्राइजेमिनल नर्व की कितनी शाखाएं होती है, 3 शाखाएं होती है, और तीनों का काम होता है अलग अलग। ठीक, पहला देखिएगा, पहला संबंध जो होगा वो नाक से होगा, दूसरा आंख से संबंध होता है, तीसरा दांत और जिह्वा से संबंध होता है। अगर आपसे पूछा ट्राइजेमिनल नर्व का कहां पर संबंध होता है, तो इसकी कितने ब्रांच बताया मैं आप लोग को, 3 शाखाएं निकलती है। कितनी शाखाएं निकलती है, 3। तो एक किसके तरफ गया, आंख की तरफ, दूसरे किसके तरफ गया, नाक की तरफ, और तीसरे किसके तरफ गया, तो मुंह की तरफ गया। और मुंह में क्या मिलेगा आपको, टीथ मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, जिह्वा मिलेगा, टॉन्ग मिलेगा। इन सभी को क्या करता है भाई, आपका कंट्रोल करने का कार्य करता है। आया समझ आ सकते हैं? अब देखिए ना, जब गरम लगता है तो जीभ तुरंत अंदर चल देता है, कर जाता है कि नहीं जाता है। टेस्ट करते हैं तो चाय जाता है तुरंत, और सबसे जल्दी रिकवर करने का काम कौन करता है, हमारा टॉन्ग ही होता है, जो सबसे जल्दी रिपेयर होता है। ठीक, क्यों होता है रिपेयर, पता है आप लोग को?
सलाइवा ग्लैंड के साथ साथ क्या होता है वहां पर फैगोसाइट्स होता है जो बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है, जो टॉन्सिल होता है इसका सबसे रिपेयरिंग होता है। और जीभ के ऊपर उंगली ऐसे प्रवर्ध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं बताया था, पैपेला, जो क्या कराता है, स्वाद का आभास कराता है। तो यहाँ पास क्या बताया मैं आप लोग को, ट्राइजेमिनल नर्व बताया जिसकी कितनी शाखाएं होगी, 3 शाखाएं होगी। तीनों शाखाएं का काम क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, अब लिखिएगा 6 नंबर पे लिखिएगा, 6 नंबर पे लिखिएगा एम्डूसेंस। एम्डूसेंस लिखिएगा, एम्डूसेंस, एम्डूसेंस बोलते हैं। इधर देखिएगा, ये भी किसके लिए होता है, लिखिएगा या नेत्र गोलक के पश्च रेक्टम पेशी में पाए जाते हैं, लिखिएगा या आई के आंख के रेक्टम पेशी में पाई जाती है, रेक्टम पेशी में पाया जाता है, सॉरी रेक्टस पेशी बोलते हैं, रेक्टस पेशी, रेक्टम नहीं रेक्टस, रेक्टम बोलेगा तो वो आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के पास, ये रेक्टस है। मतलब अगर पूछा आपसे एब्डुसेंस आंख की कौन सी पेशी में जाता है, रेक्टस पेशी में जाएगा, जो कितने नंबर का है आपका, 6 नंबर पे। 6 हुआ, 6 और पढ़ाते हैं। चलिए 7वां लिखिएगा, फेशियल नर्व बोलते हैं। 7वां कौन सा नर्व होगा, फेशियल नर्व। मसाज करवा के आते हो तो चेहरा चमकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पास कौन नर्व रहता है, फेशियल नर्व। इसी कारण फेशियल जब करा के आते हैं तो एकदम चेहरा फूला फूला लगता है, क्योंकि नर्व में पूरे मसाज हुआ रहता है। ठीक, क्लियर हुआ। वो तो अलग बात है कि पाउडर लगा लोगे तभी सुंदर दिखोगे। क्लियर हुआ। तो ये जो फेशियल नर्व होता है वो किसके लिए होता है, चेहरा के लिए होता है। लिखिएगा फेशियल नर्व किसके लिए होता है, तो चेहरा के लिए। कौन सा देश में मारते हैं बहुत जोर जोर से, लिखा है चेहरे की पेशियां जैसे जीभ, थूथान तथा लार ग्रंथि में जाती है। कहाँ जाती है, लिखिएगा जीभ, थूथान और लार ग्रंथि में। ये चेहरे की फेशियल होगा। कौन सा फेशियल होगा भाई, चेहरे की फेशियल। थूथन यार बोलते हैं ना, ये जानवरों में रहता है, थूथ बोलते हैं, माउथ को ही थूथन बोलते हैं उसमें। ठीक, हाँ जीभ, थूथन और चेहरे की पेशियों में जाता है, और इसके अलावा लार ग्रंथियों में जाता है। ये कौन सा नंबर हुआ, 7वां नंबर। 8वां नंबर लिखिएगा, 8वां नंबर लिखिएगा जिसको कहते हैं ऑडिटरी। क्या कहते हैं भाई, ऑडिटरी। नाम सुने हो, अरे ऑडिटरी लोब पाया जाता है कान में। ठीक, तो लिखिए इसकी 2 शाखाएं होती है। ऑडिटरी की कितनी शाखाएं होती, 2 शाखाएं होती है। पहली जो शाखाएं होती है वो कॉक्लिया की तरफ जाती है, और जो दूसरी शाखाएं होती है वो वेस्टिबुलर की तरफ जाती है। लिखिएगा पहली शाखा कहाँ जाती है, कॉक्लिया की तरफ जाती है, और दूसरा किसके तरफ जाता है, वेस्टिबुलर की तरफ। क्लियर हुआ यार, इसको समझते हैं वेस्टिबुलर। इधर समझ लो, ऑडिटरी जो नर्व होता है, कौन सा नर्व कहता है भाई, ऑडिटरी नर्व। ये कौन सा नंबर का है, 8वां नंबर का जो नर्व है, क्योंकि मनुष्य में जो क्रेनियल नर्व होता है वो 12 होता है बताया था, जिसमें से पहला बताया था क्या आप लोग को, ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक, तीसरा क्या बताया था, ट्राइकोलियर, चौथा क्या होगा, ग्लूकोमोटर, 5वां क्या होगा, ट्राइजेमिनल, 6वां क्या होगा, एब्डुसेंस, 7वां क्या होगा, फेशियल, 8वां क्या बताया, ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब ये कान का नर्व है, और कान में कितने नर्व जाता है, 2 नर्व जाता है। एक नर्व होता है जो कोक्लिया की तरफ जाता है, और दूसरा नर्व होता है वो वेस्टिबुलर की तरफ जाता है। ठीक, कोक्लिया का आवाज होता है साउंड पैदा करना, क्या करना भाई, साउंड पैदा करना। और जो वेस्टिबुलर होता है, जब बम का फटाका फूटता है तो हमारे मुंह गुहा से आवाज आता है, आ करके करते हैं ना। अगर नहीं करेंगे वैसा तो हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इस कारण हम मुंह से क्या करते हैं, आवाज बाहर निकालते हैं। क्लियर हुआ था क्या, कोई डाउट कहीं पास। अब लिखिएगा 9वां नर्व, 9th नंबर का नर्व लिखिएगा ग्लोसोफेरेंजियल।
9वां नंबर का लिखिएगा ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल। अब देखिए नाम से पता चल रहा है ग्लेसोफेरेंजियल, किसके नाम से चल रहा है? ग्लेसोफेरेंजियल। तो ग्लेसो मतलब ग्लाटिस पढ़े हो, Yes. और दूसरा क्या पता चल रहा है? फ्रेंजियल मतलब जीवा और कंठ में जाती है। कहाँ जाता है? तो जीवा और कंठ में। कंठ मतलब समझते हो, एक तो जाता है टॉन्ग की तरफ और दूसरा किसके तरफ जाता है? लैरिंक्स की तरफ जाता है। Sorry. ठीक, नाम से पता चल रहा है ग्लेसोफेरेंजियल। ठीक, ये भी दो किससे पता चल रहा है? ग्लेसोफेरेंजियल। दो नर्व है, एक तरफ किसके तरफ जाएगा? जीभ की तरफ, और दूसरा किसके तरफ जाता है? कंठ की तरफ मतलब लैरिंक्स की तरफ। ठीक, तो इसको 9वां नंबर का होगा ग्लेसोफेरेंजियल होगा। क्लियर हुआ यार? देखिएगा पूरे चेहरे में ही है, मतलब गले के ऊपर तक के जो नर्व होगा वो हमेशा क्या होगा? आपका क्रेनियल नर्व होगा। ये पूरे ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक, 10वां नंबर लिखिएगा। 10वां नंबर को बोलते हैं वेगस। क्या कहते हैं भाई? वेगस। अब इधर समझिएगा वेगस का मतलब, पूरे आपके बॉडी में जितने भी जो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सब के तरफ जो नर्व निकला रहता है वो कौन सा नर्व होता है? तो वेगस का नर्व होगा। कौन सा नर्व होगा? वेगस का नर्व। ये क्वेश्चन को पूछता है, मैं पहले बता रहा हूँ भाई, वेगस का नर्व कहाँ कहाँ जाता है? तो जितने भी जो हमारे बॉडी में सिस्टम होगा वो सभी सिस्टम में क्या होता है? वेगस का नर्व क्या होता है? फैला होता है। क्लियर है? बोले थे ना कि ये पूरे ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, नर्व सेल के ऊपर, खाना पचना ना पचना ये सब। क्यों? जब खाना नहीं पचता है तो डॉक्टर लोग देते हैं ना, दवाई देते हैं। जब दवाई देते हैं तो खाना क्या आता है? नींद आता है। मतलब ब्रेन को क्या करते हैं? रेस्ट दिया जाता है ताकि हमारा सिस्टम क्या करे? काम करे। सिस्टम क्या कर सके? काम कर सके। तो कौन सा नंबर का होता है? मैं आप लोग को वेगस नर्व 10th नंबर का, 10वां नंबर का। 11वां नंबर का लिखेंगे आप लोग स्पाइनल एसेसरी। स्पाइनल एसेसरी। स्पाइनल एसेसरी मतलब होता है आपका मेरु सहायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आपका मेरु सहायक। अब देखिएगा इसका काम होता है स्कंद तथा ग्रीवा पेशियों का नियंत्रण करना। ग्रीवा मतलब समझते हो? थोरेक। जितने भी जो थ्रोक होता है और जो यहाँ कंधा होता है ये क्या होता है? स्कंद बोलते हैं इसको। ठीक, इसको और थोरेक में जो नर्व गया रहता उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो स्पाइनल एसेसरी। इसी क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि ये पता चल रहा है स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले नर्व है, लेकिन स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले नर्व नहीं है, ये ब्रेन से निकलने वाले नर्व है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहता है उसको पूछा जाता है, क्योंकि सबके दिमाग में रहता है कि स्पाइनल कार्ड से निकलेगा, स्पाइनल नर्व हो गई, लेकिन ये जो स्पाइनल एसेसरी होगा ये क्रेनियल नर्व से निकलने वाले क्या है? ये नर्व है यानी। क्लियर हुआ? जो कहा जाता है आपका थोरेक में जाता है, ग्रीवा में जाएगा। ठीक, और 12वां नंबर लिखिएगा जिसको कहते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व बोलते हैं। हाइपोग्लॉसल नर्व। और ये जो हाइपोग्लॉसल नर्व होता है ये जीवा की अधर तल पर जाकर पेशियों को संचारित करती है। मतलब हमारे जीभ के जो पूरा नीचे जो नर्व रहता है उसको संचार करने का काम कौन करता है? तो हाइपोग्लॉसल नर्व करता है। इसी कारण देखिएगा जब कोई पॉइजनस पीता है, जहर पीता है, याद करिएगा क्या पीता है? जहर पीता है, तो वो इस इंटेस्टाइन को तो इफेक्ट किया ही, लेकिन सबसे अधिक मात्र इफेक्ट किसको करता है? तो जीभ को करता है, और जीभ के नीचे जो नर्व रहता है उसको इफेक्ट करता है। इसी कारण जितना भी जो पॉइजनस पीने वाले व्यक्ति का जीभ क्या हो जाता है? काला हो जाता है, क्योंकि वो पॉइजनस को क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है। आया समझ? नहीं आया? क्लियर हुआ? इधर देखिएगा, पहला देखिएगा मैं आप लोग को बताया कि पूरे ब्रेन में ब्रेन से निकलने वाले नर्व को क्या बताया है? क्रेनियल नर्व। कितने प्रकार के क्रेनियल नर्व बताया आप लोग को? 12 जोड़ी। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी।
ये एक साइड का है और सेल एक साइड का होगा। नहीं आया समझ क्या? सभी आर्गन में क्या रहता है, मैं आप लोग बोला था सभी अंग में हमारा आर्टरी सर क्या रहता है, वेन होगा। तो सब जगह ये क्या होगा, वेन कोई भी फैला होगा, नर्व। तो इसमें बताया 12 जोड़ी, 12 जोड़ी में से जो पहला काम है हमारा, जो किसी भी चीज को हम आवाज कराते हैं, मतलब गंध का आवाज, मतलब क्या होगा, अल्फैक्टरी नर्व। दूसरा किसी भी चीज को आप क्या करते हो, देखते हो, देखने मतलब क्या होगा आपका, आई का मतलब ऑप्टिक का होगा। तीसरा मतलब क्या होगा, कोक्लुम्बर होगा। तीसरा क्या होगा भाई आपका, नहीं ऑक्लूमोटोर होगा। चौथा क्या होगा, ट्राइकुलर होगा। पांचवा क्या बताया, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल मतलब चला टेस्ट होगा। अब क्या होगा, एब्डुसेंस होगा। फिर कौन होगा आपका, फेशियल नर्व। फिर कौन सा होगा, ऑडिटरी नर्व। फिर क्या होगा, ग्लासोफेरेंजियल, ये भी पता चल रहा है कि टेस्ट से होगा, मतलब क्लैरिंग से होगा। वेगस, इसको याद रखना, पूरे बॉडी ऑर्गन सिस्टम में जाता है। स्पाइनल नर्व याद रखना, ये कंधा और थोरेक में जाता है। और क्या होता है, हाइपोग्लासा, जो जीभ के नीचे पेशियों पे जाता है। तो ये हो गया ब्रेन से निकलने वाले क्रेनियल नर्व हो गया। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले स्पाइनल नर्व। क्या बोलिए आप, 12 नंबर बताया तो यार, जीवा की पेशियों को संचालित करता है, जीभ के नीचे वाली पेशियों को संचालित करता है। हाइपोग्लासल बोलते हैं। ठीक, अब लिखिएगा स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले नर्व, जिसको क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व। अच्छा हुआ ऐसा हुआ कि मुझे तुझे जीभ पर गया ऐसा अच्छा हुआ। और पीछे से भी गिर जाता है सर, ऑफिस बैठते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये हो गया हमारा, क्या हुआ भैया आपका, क्रेनियल नर्व। अब दूसरा लिखिएगा आप लोग, स्पाइनल नर्व। दूसरा क्या लिखेंगे भाई, स्पाइनल नर्व। तो सर इस तीनों को हिंदी में भी यही बोलते हैं? हाँ, सब ऐसी चीज बोलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नाम नहीं देके क्या बोलेगा, पहला नंबर का नर्व कहाँ जाता है, दूसरा नंबर का नर्व कहाँ जाएगा, तीसरा कहाँ जाएगा। ठीक, तो पूरे याद रखना, 8वां 9वां तक के पूरे कहाँ जाता है, चेहरा पे जाता है। मतलब इतना में याद रखना है आप लोग। वेगस बस को याद रखना, और नर्व सेंसरी को याद रखना, और हाइपोग्लासम, यही 3 चीज डिफरेंट है। सर क्या में क्या करता है मेरे सहायक? अरे थोरेक को कंट्रोल करता है रे, थोरेक के लिए और कंधा के लिए बोला था मैं आप लोग को। ठीक, चलिए अगला होता है स्पाइनल नर्व। अब देखिएगा ये कौन सा नर्व होता है, बात करता है भाई, स्पाइनल नर्व। देखिएगा हम पहले पढ़े कितना नर्व पेयर पढ़े, 12 पेयर। कितना पेयर पढ़े, 12 पेयर। और यहाँ पास जो स्पाइनल नर्व होता है, इसे 31 पेयर्स होता है। कितना होता है भैया आपका, 31 पेयर्स क्या होता है, स्पाइनल नर्व होता है। मतलब टोटल मनुष्य में कितने नर्व पाया जाता है, तो 43 नर्व मिलेगा। क्रेनियल से कितना होगा, 12, स्पाइनल से कितना निकलेगा, 31। कितना निकलेगा, 31। टोटल कितना नर्व निकला, 43। इसका नाम याद नहीं रखना है, जो आप लोग को जो बताऊंगा सिस्टम, उसी बस को याद रखना किसमें कितना नर्व पाया जाता है। ठीक, तो पहला लिखिएगा सर्वाइकल। आपको पता होना चाहिए सर्वाइकल मतलब गले का है ना यार। कितना पेयर होगा, क्या हो गया सुमित्रा, क्या, हाँ सीरियल वाइज रहेगा ना यार। तो सर्वाइकल में कितना पेयर्स रहेगा आपका, नर्व पूछेगा तो 12 नर्व। क्या बोलिए यार शिव, हाँ हाँ केवल सीरियल वाइज लिखे हैं, मैं इसीलिए सीरियल लिख पाया हूँ। ये पहला नर्व है, ये दूसरा नर्व है, तीसरा। लेकिन अधिकतर जो पूछता है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, 2 ही 3 नर्वों को पूछता है। पहला वेगस को पूछता है, दूसरा स्पाइनल एसेसरी को पूछता है, तीसरा हाइपोग्लासल को पूछता है। क्योंकि तीनों अलग अलग है, बाकी सब चेहरा से कान से मिलता जुलता नाम नहीं है, समझ आया। बाकी सब चेहरा नाक कान से मिलता जुलता वाला शब्द है। ठीक, बाकी ये जो 3 नर्व होता है, तीनों अलग अलग नाम है। क्लियर हुआ।
नहीं आया समझ आ? ठीक, अब पहले बताया स्पाइनल नर्व का कितना जोड़ी होता है 31 पेयर्स। 31 पेयर में सर्वाइकल कितना पेयर्स होगा 12। ठीक, सर्वाइकल पे 12 कैसे, वो तो वर्टिब्रल 7 होता है। तो वर्टिब्रल का आराम 7 है, तो नर्व क्या रहेगा अलग अलग है। वो तो काला है, वो तो अलग चीज है, वो तो हड्डी है। नहीं है समझ, और नर्व अलग चीज है। क्लियर हुआ? तो सर्वाइकल पे जो रहता है वो क्या होता है, इसलिए देखिएगा सर्वाइकल का एक बार ऑपरेशन करने के बाद वो व्यक्ति ऐसे ही रहता है, नर्व काम नहीं करता। और कभी भी जीवन में सबका ऑपरेशन कराना, नर्व का सेल का ऑपरेशन नहीं करते, ना उसमें रिपेयर होता ना उसमें रीजनरेशन होता है, खाली उसका डेथ होता। आया समझ? वो तो पुबर्ट का अलग रहता है, वो बचपन से ऐसे रहता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो। ठीक, तो कितना लिखिए आप लोग क्रेनियल का 12 जोड़ी लिखिए। नहीं यार, क्रेनियल में 8 ही रहेगा सर। क्रेनियल में कितना रहेगा 8 पेयर रहेगा। थोरेक का 12 है। थोरेक लिखिएगा, थोरेक में कितना रहेगा आपका 12 पेयर्स होगा। ठीक, लिखिएगा सर्वाइकल में 8 पेयर्स, और लिखिएगा आप लोग थोरेक में कितना होगा आपका 12। ठीक, लंबर में लिखिएगा 5, सेम है। लंबर में कितना होगा 5 पेयर होगा। सैक्रल में लिखिएगा 5 पेयर। इसमें कहता भाई 5 पेयर सैक्रल में, और एक इसमें लिखेगा तो कोकैक्सियल स्पाइनल नर्व। कोकैक्सियल क्या कहते हैं भाई इसको, कोकैक्सियल। ये तो ऐसे ही याद रहेगा आप लोग को। ठीक, ऐसे याद रहेगा ना यार। सर्वाइकल में 8 पेयर रहेगा, चेस्ट है तो 12, कमर में है तो 5, सैक्रल में है तो 5, और कोकैक्सियल नर्व में पूछेगा तो 1, क्योंकि इसी को लंबर को पूछता है L1, L2, L3, L4 और L5। यही कोई एक नर्व दबता है तो हमेशा क्या करता है, कमर दुखता है, हमेशा दुखता है भाई आपका। ठीक, उसी प्रकार से अगर सर्वाइकल में कोई नर्व गया, जैसे हमारे अभी ससुर जी का बताया थे कि उसका 2 हड्डी का क्या होता है घिस गया है, और दोनों हड्डी बीच में एक नर्व आता है, वो क्या हो गया चिपक गया है। नहीं आया समझ आ? तो उसके एक ही इलाज होता है कि गले में पट्टी लगाओ और तखत में सो जाओ, बिना गद्दा बिना तकिया का, तो 6 महीने में ठीक हो जाएगा, वो नर्व अपने स्थान पे आ जाएगा। नहीं आया समझ आ? जैसे अभी देखिए ना, हाथ का ये वेन है, इसको इधर खसक जा रहा है, फिर छोड़ोगे तो फिर अपने स्थान में चल दे रहा। नहीं आया समझ आ? तो ऐसे नर्व होता है, अपने स्थान में क्या हो जाता है, वो वापस चला जाता है जब प्रेशर रहता है। क्लियर है तक के? कोई डाउट कहीं पास यार? आ गया समझ? कितना पेयर होगा तो 31 पेयर्स। ये किसका हुआ आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा लिखिएगा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। टूट गया क्या? तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, उसी को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तीसरा बोलते हैं एएनएस बोलते हैं। एएनएस मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये याद रखना इसको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं भाई? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको जो देने का श्रेय जाता है वो लैगली नामक साइंटिस्ट को जाता है। किसको जाता है भाई? लैगली नामक वैज्ञानिक को जाता है पूरा श्रेय, जिन्होंने ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को दिया था। ये पूरे शरीर के अंतरांगों का नियंत्रण करता है। जितने भी शरीर में अंग है वो सब की क्रियाओं को क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। ठीक, क्या करता है भाई? नियंत्रण करता है। और ये 2 चीजों से बना होता है, स्पाइनल नर्व। इधर ध्यान समझिएगा, पहला क्या होता है? एएनएस। एएनएस का पूरा नाम होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। क्लियर हुआ? अब ये पूरे शरीर पे जो अंगों का जो नियंत्रण करता है, जो ऐच्छिक और अनैच्छिक रूप से जो कार्य करता है, तो ऐच्छिक और अनैच्छिक में 2 ही चीज है, एक स्पाइनल और दूसरा क्या होता है? हार्ट।
सॉरी हार्ट नहीं, मतलब एक स्पाइनल, दूसरा क्या होता है आपका ब्रेन। इन्हीं दोनों से क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में दो क्रिया होती है, एक अपने इच्छा से करोगे और दूसरा बिना इच्छा का करो, स्वेच्छा से वो चलते रहता है। और हार्ट का रस संबंध है। हार्ट जो होता है वो हृदय पेशियां होते हैं, वो 24 आवर क्या करता है, काम करता है। उस पेशियों में थकान नहीं होता। क्लियर हुआ, आगे समझ नहीं आया? जैसे कि लाल पेशियां और श्वेत पेशी होती हैं। तो लाल पेशी क्या होती है, लाल जो पेशियां होती है वो लगातार काम करती है, और श्वेत पेशियों में क्या होती है, थकान होती है। जैसे बब्बर शेर का जो पेशी होती है वो अधिकतर किसका होता है, लाल पेशिया का है। इस कारण उसका शरीर नहीं थकता। ठीक, और जब थकता है तो उसका जो पैर होता है, पैर होता है, ठीक, वहां पास कहीं पास क्या होता है, व्हाइट पेशिया पाई जाती है। इसी कारण जब शेर गिरता है तो वो पैर के बल नहीं खड़ा होता, वो ठीक, वो लेट जाता है। गौर किए हो? यस देखिए खड़ा नहीं रहता वो, क्योंकि उसकी पेशिया में थकान आती है। व्हाइट पेशिया कहीं ना कहीं रहता है उसके बॉडी पे, वो थकान होने के कारण वो तुरंत लेट जाता है वो। क्लियर हुआ यार? इस कारण वो जल्दी नहीं थकते, क्योंकि उसका पूरा शरीर किसका बना होता है, लाल पेशिया का। और हमारा शरीर सभी का बना होता है, व्हाइट पेशिया, लाल पेशिया, हृदय पेशिया। नहीं आया समझा? इसका हमारे शरीर में क्या होता है, थकान होता है। क्लियर हुआ? तीसरा क्या बताया मैं आप लोग को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, तो लैगली नामक साइंटिस्ट को जाता है। किसको जाता है भाई, लैगली नामक साइंटिस्ट को। लिखिएगा इसमें, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला होता है पैरानुकंपी, पहला सिंपैथेटिक, और दूसरा होता है नॉन सिंपैथेटिक। पहला क्या होगा भाई आपका, सिंपैथेटिक, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। पहला क्या होगा, सिंपैथेटिक, और दूसरा क्या होगा आप लोग का, पैरासिम्पैथेटिक। लिखिएगा इसको। ये देखिएगा, जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये कहां से, मतलब फेरामोन के, कहां से, फेरामोन के मैग्नम छिद्र से लेकर कहां तक के फैला रहता है, तो कोकैक्स तक के फैला रहता है। कहां तक के फैला रहता है, कोकैक्स। अगर कोई पूछेगा आपसे कि सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहां से रहेगा, ये फोरामन के मैग्नम छिद्र से लेकर कहां तक के रहता है, कोकैक्स तक के रहेगा। लिखिएगा, ये लिखिए, यह सिंपैथिन नामक रसायन का सिक्रेशन करता है। सिंपैथिन, लिखिएगा, यह सिंपैथिन नामक रसायन का स्राव करता है, जो अंगों का क्रियाशील को क्या करता है, बढ़ाता है। अंगों से क्या क्या करता है, ये बढ़ाता है। इसका थोड़ा थोड़ा कार्य बस लिखेंगे। पेशियों को, अंगों की क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है, एक्टिविटी लाता है, एनर्जी लाता है शरीर पे। तो क्या क्या काम करता है, इसको लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा। लिखिएगा, श्वेत ग्रंथि के रक्तस्राव को आरंभ करता है। लिखिएगा, श्वेत ग्रंथियों के स्राव को आरंभ करता है। आंख की पुतलियों को फैलाने का काम करता है। और ध्यान से समझिएगा, आंख का पुतली का कभी क्या होता है, आकार नहीं बढ़ता, पता है ना कि बढ़ता है, नहीं बढ़ता। बच्चों का वही वही रहेगा, आपका भी वही रहेगा। ठीक, लिख लिया यहाँ तक के, आंख की पुतलियों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। लिखिएगा, हृदय गति को संकुचित करता है, मतलब हृदय गति को बढ़ाता है और कम करता है। देखिए, ब्रोंकाई की दीवार को चौड़ा करता है, जिससे श्वसन गति तेज हो जाती है। जब आप तेजी से दौड़ते रहोगे, लिखिएगा, ब्रोंकाई की आकार को इंक्रीज करता है, जिसके कारण श्वसन दर की में क्या होती है, गति होती है। ध्यान समझिएगा,
ये जो परानुकंपी होती है ये चैन के रूप में होगा। कैसा होगा? इसमें चैन के रूप में होगा। इसको लिख लीजिएगा। परानुकंपी मतलब जो सिंपैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक होगा। ये किस फॉर्म में होता है? ये चैन के फॉर्म में होगा। बल्कि पैरासिम्पैथिक किस फॉर्म में होता है? तो गुच्छों के फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो सिंपैथेटिक के जो रहता है उसमें जो फाइबर्स रहेंगे या नर्व रहेगा वो कैसा रूप में रहेगा? तो चैन के फॉर्म में होगा। और पैरासिम्पैथेटिक में कैसा होगा? ये गुच्छों के फॉर्म में रहेगा। तो पहला इसका लिखेगा, दूसरा लिखेगा पैरासिम्पैथेटिक। लिखेगा यह गैंग्लियोनिक फाइबर्स का बना होता है। लिखेगा यह गैंग्लियोनिक तंतुओं का बना होता है। गैंग्लियोनिक तंतुओं की बनी होती है जो एसिटाकोलिन का स्राव करती है। पढ़े थे ना एसिटाकोलिन रसायन? कहाँ पढ़े थे? आरती, शिव, रेखा, अरुणिमा, संजीव, ज्योति, दीप्ति। जो एसिटाकोलिन रसायन का स्राव करता है, कहाँ पढ़े थे? गुड। मतलब एक तंत्रिका तंत्र का डेंड्रान, दूसरे तंत्रिका तंत्र का एक्सान जब आपस में जुड़ता है तो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन का स्राव होगा, जिसको कुछ वैज्ञानिक ने क्या कह दिया था? एसिटाकोलिन एंजाइम कह दिया था। जो हार्ट के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। और नर्व सेल के लिए क्या होता है? वो फायदा होता। ये पढ़ाया हूं ना यार आप लोग को मैं? ये सब भूल गए भाई? ठीक, चलिए लिख लिया यहाँ तक के। क्लियर हुआ? तो ये तीन हो गया आपका। क्या हुआ भाई? आपका पहला CNS हो गया, दूसरा PNS हो गया, तीसरा क्या हो गया? आपका NS हो गया। अगला जो टॉपिक है वो लिखेंगे आप लोग रिफ्लेक्स आर्च, प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया। देखिएगा, ये पहले समझिएगा। रिफ्लेक्शन आर्च, रिफ्लेक्शन आर्च मतलब होता है प्रतिवर्ती चाप। रिफ्लेक्शन एक्शन मतलब होता है प्रतिवर्ती क्रिया। दोनों अलग अलग चीज है। हमारे शरीर में रिफ्लेक्शन आर्च होता है, फिजिक्स में रिफ्लेक्शन एक्शन होता है। आया कुछ समझ? है नहीं आया? हमारे शरीर में क्या बनता है? प्रतिवर्ती चाप। ये देखिएगा, अभी पहले समझिएगा। हम अभी ये प्रियंका को ऐसे टच किए या टच किए, हम अभी जैसी टच किए कि इसके बॉडी हमारे शरीर को क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो किसका काम किया? रिसेप्टर का काम। मतलब जो भी शरीर का जो ग्राही अंग होता है वो हमारा क्या काम करता है? रिसेप्टर का काम करता है। क्लियर हुआ? जैसे हमको कोई टच किया तो हमारा शरीर क्या किया? मतलब उसके शरीर को क्या किया? हमारा शरीर टच किया। टच करने के बाद हमको आभास हुआ। आभास होने पे क्यों आभास हुआ? क्योंकि जो रिसेप्टर जो शरीर होता है वो सूचना किसको पहुंचाता है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन को पहुंचाता है। मैं आप लोग को बताया कि जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो गैंग्लियनिक्स का बना होता है। जो एसिटाकोलिन एंजाइम का क्या करेगा? स्राव करेगा। तो ये जो गैंग्लियनिक सेल होगा वो एसिटाकोलिन एंजाइम का क्या किया? स्राव किया। जैसे यहाँ से स्राव हुआ तो वो किसके नजदीक जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। अब हमारा शरीर के कहाँ पहुंच गया? सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। अब वो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होगा वो डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा? स्पाइनल कार्ड के पास पहुंचेगा। किसके पास पहुंचेगा? स्पाइनल कार्ड। और जैसे स्पाइनल कार्ड के पास पहुंचेगा तो स्पाइनल कार्ड के जो अंदर होता है जिसको कहते हैं ग्रे मैटर, वहां पास एक सेल होता है जिसको कहते हैं क्या? नर्व सेल। नर्व सेल मतलब समझते हो? जिसको कहते हैं अपन, मतलब वही पास एक्सान और मतलब क्या रहेगा? एक्सान डेंड्रान रहेगा आपका। ठीक, तो यहाँ पास बहुत सारे नर्व सेल है जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन का क्या होगा? सिक्रेशन होगा। तो यहाँ देखिएगा ये भी नर्व सेल है और ये भी नर्व सेल। दो नर्व सेल आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स करता है। कौन करता है? इंटर न्यूरॉन्स, या इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन बोलते हैं। अब जहां से ही स्पाइनल कार्ड में पहुंचा और जो क्या होता है अभी आपका इंटरमीडिएट जो न्यूरॉन्स होता है, इन दोनों आपस में क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। अब पुनः सूचना
स्पाइनल कार्ड में तुरंत पहुंचा, उसके बाद वो सूचना कहाँ पहुंच जाएगा? ब्रेन के पास पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? ब्रेन के पास। जब ब्रेन के पास वो सूचना पहुंचा तभी आपको वो चीज क्या हुआ? आभास हुआ। तभी वो चीज क्या हुआ आपको? आभास हुआ। कितना स्पीड से काम करता है वो पता है आप लोग को? 70 मिली वोल्ट्स के काम करता है, जो मैं आप लोग को पढ़ाया हूं। ठीक, तो ये पहुंचा कहाँ? आपका ब्रेन के पास पहुंचा। अब ब्रेन के पास जैसे ही पहुंचा तो जो दूसरा सेल होता है, जो न्यूरॉन्स का सेल होता है, वो अब आया किसके द्वारा? सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा। अब वापस किसके द्वारा जाएगा? मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। और मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा गया तो अब आपको आभास हुआ इस अंग ने हमको टच किया था। तो जिस ऑर्गन से बाहर निकले वो क्या कहलाएगा? इफेक्टर ऑर्गन कहलाएगा। जैसे आप लोग कुर्सी में बैठते होगे तो आपको करंट मारता होगा। करंट मारता है, गौर किए हो? अरे कभी मारता है ना, करंट मारता है। करंट मारता है तो बार बार ऐसे करके देखते हो, ट्राई करते हो, कहाँ से हो रहा है? नहीं आया समझ? वो जब वो पूरी क्रिया होने के बावजूद तो होता है ना। तो ये पूरी क्रिया क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन आर्च। पहला हमारा पॉइंट क्या था? रिसेप्टर का। दूसरा हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन का। तीसरी हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स का। चौथा हमारा स्पाइनल कार्ड। फिर स्पाइनल कार्ड के अंदर कौन सेल बताया? नर्व सेल, न्यूरॉन सेल। दोनों के बीच में क्या होता है? इंटरमीडिएट होगा। कहाँ जाएगा? इंटरमीडिएट। फिर वो सूचना कहाँ पहुंच रहा है? वो ब्रेन की तरफ पहुंचाएगा। और ब्रेन में सूचना तब पहुंचता है जब दो इंटरमीडिएट आपस में क्या होता है? जुड़ता है। और आपको तब आभास होता है जब वो पूरी क्रिया हो जाती है तब। नहीं आया समझ? आपका आधा अधूरा में ज्ञान नहीं होगा। जब पूरी क्रिया हो जाती है तब उसको आपको आभास होगा। तो जैसे न्यूरॉन सेल के बाद क्या आएगा? फिर मोटर सेंसर आएगा। कौन आएगा भाई? मोटर न्यूरॉन्स। फिर कहाँ जाएगा? आपका इफेक्टर जाएगा। ये पूरी क्रिया होने में आपका कितना मिली वोल्ट का काम करता है? तो 70 मिली वोल्ट्स का काम करता है। क्लियर हुआ तक क्या? लिखवा दे क्या पूरे सब एक एक पॉइंट? यस सर। किसका क्या कार्य है? पहला लिखिएगा ग्राही अंग, संवेदी अंग। संवेदी अंग में लिखिएगा नाक, कान, गला और पेशियां। संवेदी अंग मतलब सेंसर ऑर्गन, उसी को बोलते हैं रिसेप्टर। आया समझ यार? त्वचा, आंख, कान, नाक, गला, पेशियां, ये सब क्या होगा? रिसेप्टर। दूसरा लिखिएगा सेंसरी न्यूरॉन्स, या दूसरा लिखिए गैंग्लियन। लिखिए दूसरा लिखिएगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। दूसरा नंबर पे लिखिएगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन का काम लिखिएगा एसिटाकोलिन रसायन का स्राव करता है। लिखिएगा गैंग्लियन का काम लिखिए, एसिटाकोलिन रसायन का क्या करेगा? सिक्रेशन करता है। ठीक, लिखे आप। तीसरा लिखिएगा आप लोग सेंसरी न्यूरॉन्स। अरे गैंग्लियंस का बताया रे, एसिटाकोलिन रसायन। एसिटाकोलिन रसायन। तीसरा लिखेगा सेंसरी न्यूरॉन। लिखेगा यह संवेदी सूचनाओं को स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाता है। संवेदी सूचनाओं को कहां तक पहुंचाया? स्पाइनल कार्ड। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया भाई? इधर एक्सेप्ट किए, एसिटाकोलिन निर्माण निकला, वो सूचना किसको दिया? सेंसरी न्यूरॉन। अब ये सूचना को क्या किसको देगा? स्पाइनल कार्ड को दिया। किसको देगा भाई? स्पाइनल कार्ड को दिया वो। ठीक, अब उसके बाद लिखेगा नर्व सेंटर। अब ये जो बीच में रहता है वो क्या कहलाता? सेंट्रल कैनाल। लिखवाया था मैं आप लोग को, क्या बताया था? सेंट्रल कैनाल। तो लिखिएगा इसको सेंट्रल नर्व। लिखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका केंद्र का कार्य मेरुरज्जु करता है, स्पाइनल कार्ड करता है। लिखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया का काम मेरुरज्जु करता है। लिखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया का काम मेरुरज्जु करता है, स्पाइनल कार्ड करता है। क्योंकि जो संदेश आता है इसके पे क्या करता है? ये कार्यवाही करता है। क्या करता है? ये कार्यवाही करता है।
क्लियर है? जो भी संदेश आएगा उसके ऊपर क्या करेगा, ये कार्यवाही करता है। तो कौन काम करता है? तो स्पाइनल कार्ड, जिसको कहते हैं मेरुरज्जु। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। हो गया? अब देखिएगा, जो नर्व सेल होता है, इधर देखिएगा, कौन सेल बताया था? नर्व सेल। वो नर्व सेल में जो सूचना आया था वो स्पाइनल कार्ड तक के गया और फिर वहां से क्या करेगा, वो वितरण करता है। तो लिखिए इसमें, तंत्रिका केंद्र के आदेश का संचरण, लिखिएगा, तंत्रिका केंद्र के आदेश का संचरण या आदेशों का संचारण करता है। लिखिए, आदेशों का संचारण करता है और संदेश को स्थानांतरण करने का कार्य करता है। संदेश को स्थानांतरण करने का कार्य करता है। कहां पर स्थानांतरण करता है? तो लिख दो भैया ब्रैकेट में, न्यूरॉन्स के पास। संदेश को न्यूरॉन्स के पास स्थानांतरण करने का कार्य करता है, नर्व सेल के पास। किया कि नहीं किया यार? स्पाइनल कार्ड से देखिए इंटरमीडिएट किया रहना है, नहीं कर रहा है यार? ठीक। चौथा, पांचवा लिखिएगा, मोटर न्यूरॉन। क्या लिखे भाई आप लोग? मोटर नर्व। लिखिएगा इसको, यह प्रेरणाओं को मेरुरज्जु से, यह प्रेरणाओं को मतलब सूचनाओं को स्पाइनल कार्ड से मतलब मेरुरज्जु से अभिवाही अंग तक ले जाता है। मेरुरज्जु से अभिवाही अंग तक ले जाता है। इफेक्टर ऑर्गन, ये लिखा है ना, देखो ना, अभिवाही अंग, ये होता है अपवाही होगा और ये अभिवाही होता है। हाँ, इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाता है। हो गया? अब अगला लिखेगा इफेक्टर ऑर्गन। लिखिए, यह इफेक्टर ऑर्गन सीएनएस को भेजता है। सीएनएस मतलब समझते हो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब किसको? ब्रेन को। तब आपको चीज क्या होता है? आभास होता है। लिखिएगा, इफेक्टर ऑर्गन सूचनाओं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है, सीएनएस को। किसको भेजता है भाई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है। हो गया? लिख लिए यार? लिखे, लिखिए कितना आवेश चलता है। लिखिए, मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का आवेश, मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का आवेश, नोट कर लिखिए, मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का आवेश 5 से लेकर 120 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलता है। प्रतिवर्ती क्रिया का आवेश 5 से लेकर 120 मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड ना, प्रति सेकंड की दर से चलता है। जैसे स्पाइनल कार्ड क्या होता है, जो तंत्रिका तंत्र पढ़े थे ना, अपन पढ़े थे ना यार, नर्वस सेल वाला, न्यूरॉन्स वाला, कितना मिली वोल्ट से काम किया था? 70 मिली वोल्ट से। और ये कितना प्रति सेकंड काम कर रहा है आपका? 5 से लेकर 120 मीटर प्रति सेकंड की दर से क्या करता है? ये कार्य करता है। क्लियर हुआ यार? जैसे इंसान को अगर सुई चुभ गई या पिन चुभ गई तो अपना तुरंत हाथ को क्या कर लेती है? खींच लेती है। खींच लेते हो ना यार? या बच्चा हो तो ये क्या कराता है भाई? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। क्लियर होने तक क्या? अब ये सब को नहीं लिखवा रहे हैं कि मनुष्य का कौन संवेदी अंग है, नाक, कान, गला, ये सब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सब बन जाएगा। अब मैं जो अपने को पढ़ना है, अब हेडिंग डालिएगा, आई को डालिएगा। अब हेडिंग डालिएगा आई, आंख का संरचना। लिखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। इसको अच्छे से पढ़िएंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है वो द्रव से, एक्वस का द्रव और विट्रस का द्रव। ठीक,
ऑप्टिक नर्व, कार्निया का नर्व ट्रांसफर कहाँ होगा, दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, राड कहाँ होता है, कोण कहाँ होता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप। इससे एक क्वेश्चन आने का 100% चांस रहता है, मैं पहले बता दिया हूं। ठीक, ड्रॉ से तो पूछता ही है। चलिए इधर देखिएगा, ये हमारा क्या होता है, आई है। आई मतलब क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होगा। पहले समझिएगा, मनुष्य का जो आई होता है सबसे खूबसूरत चीज है, ये तो सबको पता है आप लोग को, नहीं है समझ, भगवान दिया है सोच समझ के दिया है। मतलब सबसे खूबसूरत चीज अगर दुनिया में कोई चीज बना है तो केवल मनुष्य का आई बना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, आई कांटेक्ट होता है, बाकी अलग चीज नहीं है समझ। मतलब आंख से पता चल जाता है कि उसकी सोच और विचार कैसी, क्लियर हुआ। लेकिन हमारा एक गंदा आदत है, गंदा क्या, हमारा शुरू से आदत है, हम जब भी पढ़ाते हैं तो हर एक बच्चे से हमारा आई कांटेक्ट होता ही है, क्लियर हुआ। कभी भी देखिएगा हमको, हम हर बच्चे से करते ही, क्लियर हुआ तक यार। अब गंदा बोले या क्या बोले हमको नहीं पता, लेकिन हम बिना आई को देख के हम नहीं पढ़ा पाते किसी भी बच्चे को। ठीक, तो दुनिया का खूबसूरत चीज क्या है बताया था मैं आप लोग को भाई, आई होता है, मतलब आंख होता है, क्लियर हुआ। तो मनुष्य का जो आंख होता है एक गोला का होता है, मतलब बॉल शेप्ड होता है, और आंख का काम होता है केवल लाइट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। आपको गर्मी लगता है या ठंडी लगता है, उसका पूरा श्रेय किसको जाता है, आंख को जाता है। गर्मी का दिन है, आप आंख में चश्मा पहन लो, ठंडी का दिन है तब भी नाक और आंख को बांध लो, ठीक, तो ठंडा भी भग जाएगा और गर्म भी भग जाएगा, केवल आंख के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ठंडी को एक्सेप्ट करने का काम नाक और कान का, लेकिन गर्मी को एक्सेप्ट करने का काम या लाइट को एक्सेप्ट करने का काम किसका है, तो आई का। आया समझ, डाउट कहीं पास यार। तो ये जो आंख में एक पिगमेंट्स पाया जाता है जिसको कहते हैं रोडोप्सिन, और दूसरा होता है आयोडोप्सिन। तो जो रोडोप्सिन होता है वो जनरली कोन में होता है, कोन मतलब शंकु, ध्यान समझिएगा। रोडोप्सिन मतलब एक प्रकार के लाइट को एक्सेप्ट करने वाले पिगमेंट्स, और ये पिगमेंट्स केवल किसके पास होता है, कोन के पास होता है। और कोन के पास 3 अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एक जो पिगमेंट्स होता है वो नीला, हरा और क्या होता है आपका, लाल के पास होता है, क्लियर है। 3 पिगमेंट्स होता है, क्लियर हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट को रोडोप्सिन के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है आयोडोप्सिन, जो जनरली कहाँ पास होता है भाई, आपका राड के पास होता है। राड मतलब आयोडोप्सिन और कोन मतलब रोडोप्सिन। तो पहला पिगमेंट समझ आ गया, जो लाइट को क्या करता है, एक्सेप्ट करे। तो लाइट को एक्सेप्ट करने वाला कौन होगा, रोडोप्सिन। कलर को आइडेंटिफिकेशन करने वाला आयोडोप्सिन। आया कुछ समझ, नहीं आया। लाइट को एक्सेप्ट करने वाला रोडोप्सिन, कलर को आइडेंटिफिकेशन करने वाला आयोडोप्सिन। ठीक, अब कहता है ये हमारा जो आंख होता है, आंख में जनरली 2 प्रकार के द्रव होते हैं। कितने प्रकार के द्रव होगा, 2। डॉक्टर लोग आंख में इंजेक्शन करते हैं तो आंख को ऐसे छेद देते हैं, गौर किए, आंख में इंजेक्शन लगा देते हैं, नहीं देखिए, ठीक ठीक देख लेना, ठीक, इंजेक्शन लगाते हैं आंख में, क्लियर हुआ था क्या। तो आंख के अंदर, आंख का दुनिया के एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको आंख को ऑपरेशन करने से दर्द नहीं होता, क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का एक ऐसा ऑपरेशन है जो आंख को छेदने से दर्द नहीं होता, क्लियर है। जब ऑपरेशन करते हैं तो उसका दर्द नहीं होता, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो आंख में कितने प्रकार के द्रव बताया, 2 प्रकार के। अंदर की तरफ जो भरा रहेगा वो विट्रस का द्रव होगा, अंदर में जो रहता है वो कौन सा द्रव होगा, विट्रस का। और जो पिपीला दिख रहा है, जो ऐसे ब्लैक कलर का दिख रहा है, उसके थोड़ा से अंदर पे मेम्ब्रेन है, उसके अंदर पे जो द्रव रहता है वो एक्वस का द्रव होगा। कौन सा द्रव होगा, एक्वस का। जैसे बोला अंदर पे कौन सा द्रव है, ये विट्रस का, इसी का नाम लिखा है विट्रस चैम्बर। तो इसमें कौन सा द्रव भरा होता है, विट्रस का द्रव भरा होगा। और ये देखिए ऊपर में ऐसे जो लिखा है सिलेटरी बॉडी है,
और इसके अंदर पे एक द्रव भरा होता है, पूरे यहाँ द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहते हैं क्या, एक्वस का फ्लूइड कहा जाता है। क्लियर आया कुछ समझ नहीं आया बाहर समझ? की तरफ एक बस और अंदर की तरफ। ठीक, कोई डाउट कहीं पास? क्लियर हुआ तक के? मतलब इस बाहर की तरफ यहाँ पास है मतलब वो एक्वस, अंदर है मतलब विट्रस का। ये द्रव भी क्लियर हुआ। अब लिखवाऊंगा मैं पॉइंट टू पॉइंट, मैं पहले बता दिया हूँ, पहले समझ लो। अब हमारी जो आई को, बॉल को जो घुमाता, ऐसे 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 कर रहे हैं ना, ठीक, वो दोनों आंख को ऐसे पकड़ के रखता है सिलियरी मसल्स, ऐसे पकड़ के रखता है। कौन पकड़ के रखता है? सिलियरी मसल्स। इधर भी मूवमेंट कर रहा है, इधर भी। लेकिन किसी का आंख देखिएगा, भगवान ना करे, किसी का आंख ऐसे रहता है, ऐसा लगता है कि मैडम हमको देख रही है, लगता है ना, भंगौरा, भेंगापन बोलते हैं। क्लियर है? देखिए ना। और किसी का आंख बाहर रहता है, वो बीमारी है, एक्जोपैथेल्मिक है वो बाद में पढ़ाएंगे जब थायराइड पढ़ाएंगे तब। ठीक, तो आंख में जो नर्व रहता है जिसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, अभी पढ़े हो आप लोग? पढ़े कि नहीं पढ़े हो? ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व होता है वो जो भेंगा पर रहता है, उसका एक नर्व काम करना बंद कर देता है। इस कारण हम लोग का आई इधर उधर नहीं हो पाता, एक तरफ दिखता है, ऐसा लगता है कि हम इसको देख रहे हैं। एक हमारे मैडम थी माइक्रोबायोलॉजी वाली, जब भी हम लोग को बॉटनी डिपार्ट आता था, लगता था तो हमको देख रही, और बाकी लोग लगता था हमको देख रहे, लेकिन वो थोड़ा सा है। क्लियर हुआ है तक क्या? जैसे कुछ लोग पूरा राउंड को पूरा आंख को राउंड राउंड कर लेते हैं, ऐसे पूरा ऐसे गोला घुमा लेते हैं। क्लियर हुआ? वो सबका कुछ रहता है, सेंसरी आर्गन रहता है, किसी में ज़्यादा एक्टिव रहता है। क्लियर हुआ तक क्या? तो सिलेरी बॉडी का काम होता है, तो आई को क्या करना, पकड़ के रखना। ठीक, उसके बाद देखिएगा, ये तो आपको पता है लेंस का, लेंस ट्रांसफर होता है। लेंस क्या होता है, नया लेंस लगा देते हैं। ठीक, जो क्या करता है, लेंस कम और ज्यादा करता है। प्यूपिल क्या होता है भाई? प्यूपिल, जो आपको जो व्हाइट कलर का अंदर जो छाया प्राप्त होता है ना, वो प्यूपिल का छाया है। फिर जो दिख रहा है हमारा क्या होगा, ये आइरिस है, ये हमारा क्या होगा, आइरिस। और यहीं पास एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं कंजक्टिवा वायरस, लाल हो जाता है आँख। ये कौन सा लेयर होता है? कंजक्टिवा का लेयर होता है। आँख आना बोलते हैं उसको, कहते हैं कंजक्टिवा वायरस बोलते हैं, क्योंकि यही इफेक्ट करता है, लाल दिखाई देता है। क्लियर हुआ? ये सफेद भाग होता है ना, ये लाल हो जाता है, ये किसके कारण होता है? कंजक्टिवा लेयर के कारण होता है, जिसमें वायरस अटैक कर देता है, कंजक्टिवा वायरस बोलते हैं। क्लियर होता है? फिर दूसरा देखते हैं कि जिसके चारों तरफ 3 लेयर मेम्ब्रेन होता है। कितना लेयर मेम्ब्रेन होगा? 3 लेयर। एक मेम्ब्रेन होगा स्क्लेरोटिक का मेम्ब्रेन, दूसरा होता है कोराइड का, और तीसरा क्या होता है? रेटिना का। एक चौथा होता है, कार्निया नहीं दिखाया है। ठीक, एक होता है कार्निया का लेयर होता है। किसका लेयर होता है? कॉर्निया का। आपको पता होना चाहिए कॉर्निया को क्या करते हैं? ट्रांसफर किया जाता है। कॉर्निया को क्या करते हैं? ट्रांसफर किया जाता है, ये तो पता है आप लोग को यार। तो कितना लेयर बताया? 3 लेयर। स्क्लेराइड, कॉर्निया का नहीं रहता लेयर। ठीक, स्क्लेराइड, कोरोनाइड और रेटिना, और कॉर्निया का ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पास कहीं कहीं पर देखिएगा येलो स्पॉट होता है। क्या होता है भाई? येलो स्पॉट, मतलब वहां पास क्या होता है? कॉर्निया अब्सेंट होगा, और ब्लाइंड स्पॉट के पास भी कॉर्निया क्या रहता है? अब्सेंट होता है। और ये पूरे ऐसे जो दिख रहा है वो क्या कहलाएगा आपका? ऑप्टिक का नर्व होता है। और इसके अंदर ऐसे जो एक मेम्ब्रेन टाइप का जाल फैला रहता है, उसको कहते हैं हायोड केनाल कहा जाता है। कौन सा केनाल कहा जाता है भाई? हायोड का केनाल कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये हमारा आई हो गया। अब आई में आप लोग लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए तो समझ आएगा। चलिए पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा पहला फाइब्राइस ट्यूनिक। पहला लिखिएगा फाइब्रस ट्यूनिक, पहला पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे हम ना। यहाँ फाइब्रस ट्यूनिक लिखिए, पहला ट्यूनिक डेस करके लिखिएगा। फाइब्रस ट्यूनिक लिखिए, कहता है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई बॉल, मतलब आई बॉल के सबसे बाहर के लेयर होता है। लिखिएगा फाइब्रस ट्यूनिक, आई बॉल के मतलब आंख के ऊपर का लेयर होता है। आंख के सबसे बाहर है ऊपर? हाँ, आंख के सबसे बाहर जो होता है ना, आई बॉल के ऊपर नहीं।
अब ध्यान समझिएगा, अब सबसे बाहर है मतलब ये हार्ड होता है, ये कैसा होगा, हार्ड रहेगा, मजबूत रहेगा। और कौन सा टिश्यू का बना होता है, तो लिखिएगा कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अगर पूछा आपसे कि फाइब्रस ट्यूनिक क्या होता है, तो आई के बॉल के कहाँ रहता है, ऊपर लेयर होता है। कौन सा टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। कैसा नेचर का होगा, तो ये हार्ड नेचर का होगा। क्लियर हुआ तक के? अब आपसे पूछा कि आंख के बाल को कवरिंग करने वाले मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो फाइब्रस ट्यूनिक। कौन सा टिश्यू का बना होता है पूछेगा तो कनेक्टिव टिश्यू का। कैसा नेचर होगा, तो हार्ड नेचर। क्लियर हुआ? दूसरा लिखिएगा, अब इसी जो फाइब्रस ट्यूनिक होता है, इसी क्या होता है, फाइब्रस ट्यूनिक होता है, उसी को दो लेयर में डिवाइड करते हैं। इसको फाइब्रस ट्यूनिक को। तो पहला लिखिएगा कॉर्निया। पहला क्या होगा, कॉर्निया। इसीलिए वो लेयर को ही ट्रांसफर किया जाता है जो आउटर मोस्ट लेयर है। तो पहला लिखेंगे क्या, कॉर्निया। ध्यान समझिएगा, सबसे बाहर तो कौन सा ट्यूनिक बताया ना आप लोग को, फाइब्रस का ट्यूनिक। हार्ड होगा, कनेक्टिव टिश्यू बना होगा। कितने लेयर में इसको, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या होगा, कॉर्निया। लिखिएगा कॉर्निया का, लिखिएगा यह सबसे बाह्य पार्ट होता है फाइब्रस ट्यूनिक का। दूसरा लिखिए, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है। और क्यों ट्रांसफर करते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पास ब्लड वेसल्स की मात्रा कम होती है। लिख लो, यहाँ पास ब्लड वेसल्स की मात्रा कम होती है, रक्त वाहिनियों की संचार क्या होती है, कम होती है। कार्निया में लिखना है भाई, कार्निया का बता रहे हैं, बताया ना, ये विजिबल पार्ट फाइब्रस ट्यूनिक काउंटर पार्ट होगा। कार्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। कार्निया में क्या होता है, ब्लड वेसल्स कम रहेगा। क्लियर है तक के? और एक किसका बना होता है, तो लिख लीजिएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। लिखिएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। अरे स्तंभाकार नहीं पढ़े हो रे, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। वो क्या, उसी में लिखिएगा कार्निया और स्क्लेरोटिक लेयर को ज्वाइंट करने वाले को लिखिएगा निचला पॉइंट में, पॉइंट करके, कॉर्निया और स्क्लेरोटिक लेयर। ये देखिए लिखा हूं ना, ये स्क्लेरोटिक लेयर लिया हूं ना, और सबसे बाहर क्या होता है, कार्निया। तो ये स्क्लेरोटिक लेयर और जो कार्निया होगा, लिखेगा स्क्लेरोटिक लेयर और कार्निया को एक साथ लिम्बस कहा जाता है। लिम्बस, ये क्वेश्चन पूछता है लिम्बस क्या है, तो लिम्बस क्या होगा, स्क्लेरोटिक लेयर और दूसरा क्या है आपका कार्निया। दोनों का लेयर जहां पास अटैच होगा उसके क्या कहते हैं, लिम्बस का लेयर होगा। वो क्या, तो पहला हम क्या पढ़े, कॉर्निया। दूसरा पढ़िएगा स्क्लेरा, या उसी को बोलते हैं स्क्लेरोटिक, या इसी को बोलते हैं स्क्लेरिया। देखिए यहाँ पास स्क्लेरा, लिखिएगा स्क्लेरा। पहला भाग क्या बताया, कॉर्निया। दूसरा क्या भाग क्या बताया, स्क्लेरा। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक। लिखिए ना, बाहर में लेयर लिखिए ना, स्क्लेरोटिक लेयर। ठीक, इसमें लिखिएगा स्क्लेरोटिक लेयर। अब देखिए जो आपका दिख रहा है ना व्हाइट पार्ट्स, कौन सा भाग दिख रहा है, व्हाइट भाग। पूरा व्हाइट जो भाग होगा वो किसका भाग होगा, तो आपका स्क्लेरा का भाग। तो लिखिएगा आपको, इट इज मेड ऑफ व्हाइट हार्ड पार्ट्स। लिखिएगा या हार्ड और सफेद भाग होता है। ये कार्टिलेज का बना होता है। लिखिएगा या कार्टिलेज का बना होता है।
किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज मतलब समझते हो? उपास्थीमय का। और इसके अंदर के पार्ट्स को कहते हैं आई बॉल बोलते हैं। लिखिएगा, इसके अंदर के पार्ट्स को आई बॉल कहते हैं। क्लियर है तक? लिखिएगा यह मेम्ब्रेन, लिखिएगा यह मेम्ब्रेन कंजक्टिवा का बना होता है। यह मेम्ब्रेन कंजक्टिवा का बना होता है। अभी पढ़े ना मजबूत पार्ट्स, तो मजबूत पार्ट्स क्या होगा? कंजक्टिवा। जब भी बोले ना वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिसको कहते हैं कंजक्टिवा वायरस, तो लिखिएगा यह किसका बना होता है? कंजक्टिवा का बना होता है। और ये लिखिएगा यह ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। ये कैसा होता है? तो ट्रांसपेरेंट होता है। पहला पार्ट्स क्या हो गया हमारा? फाइब्रस ट्यूनिक। पहला क्या बताया? कॉर्निया। दूसरा क्या होगा? स्क्लेराइड। ये भी मजबूत पार्ट्स, ये भी मजबूत। इसका क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसका ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये वाइट हार्ड पार्ट्स होता है, कंजक्टिवा बोलते हैं इसको। क्लियर है? ये मजबूत पार्ट्स होता है। आया समझ? अब दूसरा भाग लिखिएगा वेसिकुलर ट्यूनिक। पहला हो गया फाइब्रस ट्यूनिक, दूसरा लिखिएगा वेसिकुलर ट्यूनिक या वास्कुलर ट्यूनिक बोलते हैं। दूसरा लिखिए वास्कुलर ट्यूनिक। दूसरा क्या लिखेंगे भाई? वास्कुलर ट्यूनिक। चलिए लिखिएगा। अब ये मिडिल लेयर है, आई बॉल का कौन सा लेयर होगा? मिडिल लेयर। दूसरा मध्य लेयर होता है। लिखिएगा इसको, इसको मध्य लेयर कहा जाता है, वास्कुलर ट्यूनिक को। लिखिएगा इसको वास्कुलर, क्या लिखे भाई? वास्कुलर ट्यूनिक। लिखिए कौन सा लेयर होता है? ये तो मध्य लेयर। बाहर का लेयर बता दिया फाइब्रस ट्यूनिक था, जो कितना पार्ट्स में बटा था बताया था? 2 भाग में। पहला कार्निया और दूसरा क्या था? स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा बोलते हैं। दूसरा कौन सा भाग होगा? वास्कुलर ट्यूनिक। ये कितने भाग में बटा होता है? तो 3 लेयर में बटा होता है। कितना लेयर्स में बटा होता है? 3 लेयर्स में बटा होता है। कितना लेयर्स में बटा होगा? 3 लेयर्स में। पहला लिखेंगे, पहला होता है क्रोनाइड लेयर। पहला लिखिएगा क्लोराइड लेयर। लिखिए, लिख लिए। यहां पर लिखिएगा पिगमेंट सेल और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। लिखिएगा पिगमेंट सेल, पिगमेंट सेल मतलब वर्णक कोशिका, और दूसरा ब्लड वेसल्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लिखिए यह ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन। जो रेटिना को क्या करता है? बचाने का काम करता है। ठीक, क्या काम करता है? ये कोर्नाइट लेयर होता है। ठीक, जो आई बॉल को क्या करता है? प्रिवेंट के साथ साथ वो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्शन लाइट को बचाने का कार्य करता है। कौन लेयर करता है? तो क्रोनाइड का लेयर। दूसरा लिखिएगा सिलियरी बॉडी। दूसरा लिखिए सिलियरी बॉडी। लिखिएगा, लिखिएगा ये आई बॉल को अटैच करता है। आई बॉल को क्या करता है? जोड़ के रखा रहता है। आई बॉल को क्या करता है भाई? जोड़ के रखता है। हो गया। तीसरा लिखिए आइरिस। तीसरा लिखिएगा आइरिस।
देखिए इसकी उत्पत्ति मसल्स की एक्टोडर्मल सेल से हुई है, मसल्स की एक्टोडर्मल सेल से हुई है। और देखिए कहाँ रहता है, ये आई बॉल के सेंटर पे रहता है, मतलब आंख कहाँ होता है, मध्य में होता है, जिसको बोलते हैं आइरिस। देखिए और आइरिस के मध्य में रहता है प्यूपिल। देखिए आइरिस के मध्य में क्या पाया जाता है, प्यूपिल्स। वो यहाँ तक क्या। अब और दिया हुआ है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। तीसरा लिखिएगा न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक, मतलब न्यूरॉन से संबंधित होगा। जो ऑप्टिक नर्व वो पढ़े थे ना, लिखिएगा न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक, न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। इसके अलग अलग कार्य होता है, ठीक। तो अब हम जो बता रहे हैं उसको लिखिएगा। पहला लिखिएगा आप, अब जो लिखिएगा पहला लिखिए विट्रस का द्रव। पहला लिखेंगे विट्रस द्रव, किसके किसके मध्य पाया जाता है विट्रस द्रव, लिखिएगा विट्रस का द्रव। लेंस और रेटिना के बीच को विट्रस का द्रव कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को विट्रस का द्रव कहते हैं, कचाव द्रव कहा जाता है उसको। हो गया यहाँ तक के। और लिखिएगा ये किसके किसके बीच है, लेंस और रेटिना के बीच को क्या कहते हैं, एक्वस द्रव, लिखिएगा। और अंदर के द्रव को एक्वस का द्रव कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, पहला बोला लेंस और रेटिना के बीच को क्या कहते हैं, विट्रस का द्रव कहते हैं, बतलाया था। किसका बताया था, विट्रस का द्रव। ये समझ रहे ना, किसके किसके बीच कहता है, लेंस और रेटिना। मतलब ये क्या था, लेंस था और ये वहां क्या था, रेटिना। तो लेंस और रेटिना के बीच को द्रव कौन सा बोला, विट्रस का द्रव, तो अंदर की तरफ। लिखिएगा लेंस के बाहर की द्रव को, लिखिएगा लेंस के बाहर की द्रव को एक्वस का द्रव बोलते हैं। लेंस के बाहर की तरफ द्रव को, लेंस के बाहर की द्रव को एक्वस का द्रव बोलते हैं। नहीं भाई, ये देखिएगा, ये हमारा आई हुआ, ये हमारा लेंस हुआ, ये हमारा रेटिना है। तो रेटिना और लेंस के बीच को कौन सा द्रव बताया मैं, विट्रस का द्रव। ये लेंस है, इसके ऊपर में ऐसे जो द्रव रहता है ये वाला लेंस के बाहर की तरफ है, तो उसके लेंस के बाहर को क्या कहते हैं, एक्वस का द्रव बताया। क्लियर हुआ, तो शुरू में ही बता दिया था यार। क्लियर ना था क्या। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा आंख में, इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा, पहला लिखिए आप कोन, लिखिए कोन, कोन मतलब शंकु, लिखिएगा कोन। लिखिएगा रंगों का पहचान शंकु करता है, मतलब कोन। रंगों का पहचान, हाँ सॉरी, रंगों का पहचान शंकु करता है, हम गलत बता डाले थे। रंगों का पहचान कौन करता है, शंकु करता है, ठीक। रंग का पहचान कौन करेगा, शंकु, शंकु मतलब कोन, ठीक। लिखिए रंगों का पहचान कौन करता है, तो कोन करता है। लिखिए इसमें 3 प्रकार के पिगमेंट्स होता है जनरली, 3 रंग, नीला, हरा और लाल रंग। लिखिएगा नीला, हरा और लाल को पहचाना जाता है। कितने रंग रहते हैं, 3, नीला, हरा और लाल।
और तीनों को पहचानने के लिए अलग अलग संवेदनशील होता है। तो पहला लिखिएगा, नीले रंग के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए, पहला लिखिए नीले रंग के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए साइनोलोब होता है। नीले के लिए क्या होगा? साइनोलोब। देखिएगा, नीले के लिए साइनोलोब होता है, साइनोलोब। ठीक, क्या होगा भाई? साइनोलोब होगा नीले के लिए। दूसरा लिखिए, हरा के लिए क्लोरोलेब होता है। हरा के लिए क्या होगा? क्लोरोलेब होगा। किसके लिए? हरा के लिए। नीले के लिए क्या होगा? साइनोलेब हुआ। हरा के लिए क्या होगा? क्लोरोलेब होगा। और लाल के लिए लिखिएगा एरिथ्रोलेब होता है। लाल के लिए क्या होगा भाई? एरिथ्रोलेब होता है। ये 3 प्रकार के पिगमेंट्स हुआ जो किसमें रहता है? आपका शंकु में, कोन में रहता है। ये क्या है? रंगों का आइडेंटिफिकेशन करता है। अगला लिखिएगा, अब अगला पहला हो गया शंकु, मतलब कोन बोलते हैं उसको। दूसरा लिखिए सलाका, सलाका मतलब राड। दूसरा लिखिए राड, राड मतलब सलाका। ये रोडोप्सिन होता है। लिखिए यह प्रकाश को ग्रहण करता है। लिखिए यह प्रकाश को ग्रहण करता है, जिसको कहते हैं रोडोप्सिन। रॉड को क्या कहते हैं? सलाका, जो लाइट को या प्रकाश को ग्रहण करता है, जिसको कहते हैं रोडोप्सिन। हो गया? अगला पॉइंट लिखेंगे ब्लाइंड स्पॉट। लिखिएगा इस जगह पे ना सलाका होता है ना शंकु होता है, जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। लिखिएगा ब्लाइंड स्पॉट। इस जगह पे ना शंकु होगा ना सलाका। चलिए, तो हमारे क्या लिखवा रहा था भाई? ब्लाइंड स्पॉट, मतलब उस जगह पे ना शंकु मिलेगा ना उस जगह पे सलाका मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, हाँ, येलो। अब लिखिएगा येलो स्पॉट। लिखिएगा, देखिए यह रेटिना का पीला भाग होता है। रेटिना का कौन सा भाग होगा? पीला भाग होता है। देखिए यह केंद्र में कार्निया के ठीक पीछे स्थित होता है। देखिएगा केंद्र में या केंद्र के कार्निया के ठीक पीछे स्थित होता है। कार्निया के ठीक विपरीत दिशा के क्या होता है? पीछे होता है। जहां पास रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। लिखिएगा यहाँ पास ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है। और इसी जगह पे प्रतिबिंब बनता, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट में प्रतिबिंब नहीं बनता, येलो स्पॉट में ही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता। सर कार्निया के ठीक विपरीत होता है, उसकी ठीक विपरीत दिशा में स्थित होता है। यहाँ पास क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता। क्लियर है तक क्या? और ये तो बता दिया था आँख के पास बाइपोलर होता है, ये तो पता है ना, न्यूरॉन्स में पढ़ाया हूँ आप लोग को, बाइपोलर होता है। ठीक, अब इस यहाँ पास क्या मतलब लिखवाने का उसी चीज की डबल, क्योंकि वहां पास ऑलरेडी लिखे न्यूरॉन्स में हम यूनिपोलर होता है, बाइपोलर होता है, मल्टीपोलर होता है, न्यूरोग्लिया होता है। नहीं लिखवाए हैं यार? लिखवाए हैं भाई। ठीक, चलिए अब अगला लिखेंगे आप लोग। ये तो बता दिया ना, एक्वास कार्निया और लेंस के बीच में पाए वाले को क्या कहते हैं भैया? अपन लिखे कि नहीं लिखे? लेंस और रेटिना के बीच को क्या लिखे? विट्रस। और लिखेगा कार्निया और लेंस के बीच वाले को एक्वास बोलते हैं। वही जो बाहर में लेंस के बाहर बोला था मैं, इसको लिख लीजिए उसको। कार्निया और लेंस के बीच पाए जाने वाले को एक्वास बोलते हैं। लेंस और रेटिना के बीच वाले को विट्रस। कार्निया और लेंस के बीच वाले को क्या कहते हैं बताया था? एक्वास। और उसको क्या बताया था भाई? रेटिना और लेंस के बीच वाले को विट्रस कहते हैं।
अब बताया यार इसके विकार। अब इसका लिखेगा बीमारी, पहला लिखेगा दूर निकट दृष्टि दोष। सर आँख उत्तर लेंस पे करते हैं। अब बता रहे हैं दोनों को करेगा भाई। लिखिएगा आई संबंधित बीमारी, नेत्र के विकार, डिसऑर्डर ऑफ आई, डिसऑर्डर ऑफ आई, नेत्र के विकार। पहला लिखिए निकट दृष्टि दोष। ये फिजिक्स वाले बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं सबको। यस सर। जी लोग का है निकट दृष्टि दोष। लिखिए यार निकट दृष्टि दोष, तो लिखिए इसमें पास की वस्तु साफ दिखाई देगा किंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता। निकट दृष्टि में लिखिएगा पास की वस्तु साफ, दूर की वस्तु धुंधला दिखाई देता है। जैसे हमको हमको क्या लगा है, निकट दूर दृष्टि दोष लगा है। चश्मा नहीं लगाए हैं लेकिन लिखे आप। यस। तो ऐसे लोगों को कौन सा लेंस पहनना चाहिए, तो लिखिएगा कॉनकेव लेंस पहनना चाहिए, कॉनकेव। हाँ, जिसको कहते हैं अवतल लेंस, कॉनकेव। कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। आया समझ यार? तो हमको कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस, कॉनकेव लगेगा। आया तो समझ यार? दूसरा लिखिएगा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। देखिए दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है। दूर दृष्टि में क्या होगा, दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। लिखिएगा दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता। साफ, दूर की वस्तु क्या होगा, साफ दिखाई देगा और नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा, जिसे क्या कहते हैं भाई, दूरदृष्टि दोष। इसके लिए कौन सा चश्मा लगेगा, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस लगेगा। कुछ नहीं है। अब देखिएगा पूरा डिपेंड किसके ऊपर होता है, रेटिना के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है भाई, रेटिना के ऊपर। इधर देखिए, अगर रेटिना के पहले बना, रेटिना के पहले अगर बना प्रतिबिंब तो निकट आया नहीं, और रेटिना के बाद अगर बना प्रतिबिंब तो क्या हो जाएगा, दूर। आया समझ? रेटिना के नजदीक है तो निकट, अगर दूर में बनेगा तो दूरदृष्टि दोष। आया समझ यार? नहीं आया? चलिए अगला लिखेंगे आप। तीसरा लिखेगा कंजक्टिवाइटिस, आंख का लाल हो जाना। तीसरा बीमारी लिखेगा कंजक्टिवाइटिस। तीसरा लिखे कंजक्टिवाइटिस, आंख का लाल होना। इन्फेक्शन के कारण होता है, संक्रमण के कारण, ये पता है आप लोगों को, कंजक्टिवाइटिस। तीसरा लिखिए जीरोपैथेल्मिया, जीरोपैथेल्मिया, जीरोपैथेल्मिया। क्या कहते हैं भाई, जीरोपैथेल्मिया। क्या कहते हैं, जीरोपैथेल्मिया। ठीक, ये लिखिए विटामिन ए की कमी से होता है। मतलब कंजक्टिवा में क्या होता है, क्रिएटिन के जमा हो जाता है। किसमें, कंजक्टिवा में। किसका जमा हो जाता है, क्रिएटिन का जमा हो जाता है। किसका जमा हो जाएगा भाई, क्रिएटिन का जमा हो जाता है। हो गया। तीसरा लिखिए भेंगापन। अभी बता रहे थे ना आप लोग, भेंगापन। इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन क्या, स्ट्राबिस्मस, 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 भेंगापन बोलते हैं।
तो वही है जो पेशी मसल्स क्या करता है, काम नहीं करता, बोला था मस्कुलर नर्व। अगला लिखिए मोतियाबिंद, जिसको कहते हैं अपन क्या, कट्रैक्स, मोतियाबिंद। तो लेंस क्या हो जाता है, चपक जाता है, चपटा हो जाता है। मोतियाबिंद को इंग्लिश में बोलते हैं कैटरैक्ट्स, कैटरैक्ट्स। लेंस का क्या हो जाना, चपटा हो जाना, चिपक जाता है। बोलते हैं ना मोतियाबिंद का बहुत सारा ऑपरेशन हो गया है, तो चिपक गया तो दूसरा लेंस को लगा देते हैं आप, देखिए ना। तीसरा लिखिए, अगला लिखिए ग्लूकोमा, काला मोतिया। ग्लूकोमा बहुत चल रहा था ये बीमारी अभी 4 दिन। ग्लूकोमा, आँख का जो ऐसे लाल हो जाना, जैसे कोरोना वायरस आया था ना, वैसे अब ये बीमारी आ गया था ग्लूकोमा, मतलब काला मोतिया बोलते हैं। क्या होता है इसमें, आँख क्या बोले, आँख का काला मोतिया में लिखिएगा, देखिए इसमें देखने की क्षमता कम हो जाती है, मतलब रेटिना को हानि पहुंचती है। बोल रहे थे ना ग्लूकोमा भी, जो अभी पेपर में बहुत आ रहा था कि ग्लूकोमा हो रहा है, देखने की क्षमता दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तुरंत आंख बंद हो जा रहा है देखने में क्षमता। तो क्या होता है, वो ग्लूकोमा होता है, बीमारी था, ठीक, जिसमें रेटिना काम करना, रेटिना को हानि पहुंचती है, ठीक। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई, आपका आंख संबंधित बीमारी और आंख का नाम। अब अगला टॉपिक लिखेंगे आप लोग, कान लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, कान। चलिए कान का डायग्राम बना लेते हैं भाई, कान लिखिए। ध्यान सुनिएगा, ये होता है मनुष्य का, क्या होता है भाई, कान, मतलब ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर। तो कान का केवल 2 ही काम होता है, पहला साउंड को ग्रहण करना, पहला कान का क्या काम होता है, साउंड को ग्रहण करना, और दूसरा शरीर को क्या करना, संतुलन करना। ये 2 काम है किसका, आपका कान का। जैसे आंख का काम क्या होता है, देखने का और प्रकाश को एक्सेप्ट करने का, यही काम बताया था मैं आप लोग को, ठीक। और कान का क्या काम बताया मैं आप लोग को, साउंड को सुनता है, और दूसरा क्या काम बताया, शरीर को संतुलन करने का कार्य करता है। ये 2 काम किसका हुआ, कान का। इसी कारण कान को जनरली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, इधर समझिएगा, ये वाला भाग जो होगा ये अग्र भाग होगा, ये वाला जो भाग होगा ये मध्य भाग होगा, और ये वाला जो भाग होगा ये पश्च भाग होगा। मतलब कान को कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन होगा, अग्र भाग, जिसमें केवल पिन्ना आता है, इसमें केवल कौन आएगा, आपका पिन्ना। कौन पार्ट आता है, तो पिन्ना। ये जो दिख रहा है ना, ये पिन्ना है, ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ये साउंड को क्या करता है, लाने का काम करता है और एक्सेप्ट करने का काम करता है, जिसको कहते हैं साउंड बॉक्स या एयर पिन्ना। बाहर है, इस कारण क्या कहते हैं, इसको पिन्ना कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, एयर का पिन्ना कहा जाता है। क्लियर में तक के। फिर इसके अंदर में देखिएगा हेयर्स रहता है, ये पिन्ना हुआ, थोड़ा सा अंदर जाते हैं, एक नली होता है, नली में क्या होता है, हेयर्स होता है, ठीक। उसके अंतिम पार्ट्स होता है जिसमें एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसके कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तो हो गया कैविटी, और एक मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद आपका कोई चीज नहीं जाएगा। कभी कभी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टूट जाता है, फट जाता है, तो वो रिपेयरिंग हो जाता है, उसमें तेल डालने की जरूरत नहीं। आया समझ, क्योंकि तेल डालोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो फट जाएगा, और उसका काम होता है, देखिएगा फट फट कर है ना, बाजा बजाते हैं ना, बाजा को जितना सूखा रहोगे उतना अच्छा रहता है। आ रहे कि नहीं आ रहा, नहीं आ लगता। तो बाजा जितना सूखा रहता है उतना गड़बा बाजा बजता है। आयलिंग इसलिए रहता है, वो म्यूसिलेस निकलता है यहाँ से, ये तो दिख रहा है ना, यहाँ से म्यूसिलेस निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसको कनघुआ रूप में आप बाहर निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पास म्यूसिलेस निकलता है, और हेयर्स इसलिए रहता है क्योंकि धूल के जो कण पार्टिकल्स होता है चला जाता है, इस म्यूसिलेस में चिपचिपा में दब जाता है,
चिपक जाता है, तब उसको बाहर निकाल दिया जाता है ताकि साउंड हमको अच्छे से आवाज आए। क्लियर हुआ तक के? फिर कौन सा मेम्ब्रेन बताया? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बताया? तो पिन्ना। इसका इतना ही काम होता है, बाहर की गाड़ी। दूसरा होता है जो मिडिल का भाग होता है, मध्य कान बोला जाता है। मध्य कान में केवल 3 हड्डी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं मिस। क्या बोलते हैं भाई? मिस। एम पहला भाग रहेगा, जिसको कहते हैं मैलियस कहेंगे, ये वाला भाग को। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? इंगस कहलाएगा। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? इंगस। और ये वाला जो भाग यहाँ पास ऐसे रहता है, छोटा सा ऐसे रहता है हथौड़ा के समान, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? स्टैपिस कहते हैं। तो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टैपिस हड्डी होती है। कौन सा हड्डी होती है? स्टैपिस। तो कान में कितना हड्डी पढ़ाया था मैं आप लोग को? 6। एक कान में 3, एक कान में 3। तो कितना कान में कितना हड्डी होगा? 3 हड्डी होगा, जिसको कहते हैं मैलियस, इंगस और स्टैपिस। क्लियर हुआ? ये केवल 3 हड्डी होती है, जो किसके भाग होगा? मध्य भाग। अब अंतिम भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई? अपन इंटरनल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर का क्वेश्चन पूछता है। इंटरनल ईयर में देखिएगा कोक्लिया मिलेगा और कोक्लियर का नर्व मिलेगा, और इसी के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं सिस्टोलिथ, या उसी को कहते हैं पेरीलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पेरीलिम्फ। ये काम का है। कौन सा द्रव बोलेगा पूछेगा तो पेरीलिम्फ रहता है, या उसी को बोलते हैं सिस्टोलिथ। लिखिएगा कोक्लिया के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं सिस्टोलिथ या पेरीलिम्फ कहा जाता है। लिखिएगा कोक्लिया के अंदर द्रव को पेरीलिम्फ, हाँ द्रव होता है जिसको कहते हैं पेरीलिम्फ, द्रव भरे होते हैं। और क्या बोले सर? पेरीलिम्फ या उसी को कहते हैं अपन क्या बोलते हैं? लेब्रिलिंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? लेब्रिलिंथ या सिस्टोलिथ भी कहा जाता है। अब ये द्रव किसके समान होता है? तो जैसे मस्तिष्क में स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल का फ्लूइड होता है, उसी प्रकार से पेरीलिम्फ होता है। क्लियर हो तक के? फिर कहता है इसी के अंदर पे ही, कोक्लिया के अंदर पे ही कार्टी ऑफ ऑर्गन्स होता है, जो लिखे इसके ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पाया जाता है। लिखिएगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पाया जाता है, जिसके कारण हमको आवाज आता है और आवाज को हम पहचानते हैं। क्या बोले? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हमको जो सुनाई देता है वो इसी के कारण सुनाई देता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के कारण। और लिखिएगा कॉक्लिया तक ही रोम कोशिकाएं पाई जाती है। लिखिएगा कॉक्लिया तक रोम कोशिकाएं पाई जाती है, हेयर्स पाया जाता है। लिखिएगा कॉक्लिया तक हेयर्स पाया जाता है, जिसमें कम से कम 100 रोम होते हैं। कितना रोम रहेगा भाई? 100 रोम्स रहता है। अब देखिएगा कॉक्लिया के ऊपर वाले भाग को, ये वाले भाग को, ऊपर वाला ऐसा वाला जो भाग रहता है ना, इसको कहते हैं वेस्टिबुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर भाग। इसको नहीं पूछता जा रहा है। ये कौन भाग होता है भी आपका? वेस्टिबुलर भाग होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, एक नली होता है नीचे की तरफ जिसको कहते हैं क्या? स्ट्यूचियन ट्यूब बोलते हैं। कौन सा ट्यूब बोलते हैं? स्ट्यूचियन ट्यूब। जब कोई फटाका फूटता है या बम का गोला फूटता है तो मुंह से आवाज कौन सा नली के कारण आता है? तो कौन सा नली पूछेगा तो स्ट्यूचियन ट्यूब होता है, जो मुंह गुहा की तरफ खुलता है। बम का धमाका या गोला फूटेगा तो आ करके आवाज करते हैं तेजी से, वो किसके कारण होता है? तो स्ट्यूचियन ट्यूब के कारण होती है। क्लियर हुआ तक क्या? आया समझ? बस इतना ही मेन है इसमें आप, ठीक? और बाकी नहीं है। अब कान संबंधित बीमारी है तो 2-3 बीमारी है। पहला है मेनियर्स रोग। लिखिएगा पहला मेनियर्स रोग। मेनियर्स रोग जो हमेशा घंटी बजने की आवाज आती है। लिखिएगा मेनियर्स रोग, हमेशा घंटी बजने की आवाज आती है। तो लिखिएगा घंटी बजने की आवाज क्यों आती है? क्योंकि पेरीलिम्फ जो होता है वो फैल जाता है, द्रव का फैलना। कौन सा द्रव? तो पेरीलिम्फ। लिखिएगा पेरीलिम्फ का द्रव फैल जाने के कारण
घंटी बजने जैसी आवाज आती है। और दूसरा लिखिएगा कर्णशोध। कर्णशोध हिंदी में बोलते हैं ऑटिटिस। ऑटिटिस बोलते हैं एलर्जी पैदा हो गया कान में, ऑटिटिस। ऑटिटिस एलर्जी, ऑटिटिस बोलते हैं, कर्णशोध। ठीक, बस यही। अब अगला लिखिए बहरापन। क्या? मतलब सुनाई नहीं देता। हाँ, सुनाई नहीं देता इसमें, कर्णशोध हो जाता है, एलर्जी पैदा होता है। इसे कान दर्द देता है, सुनाई नहीं, कान दर्द देता है, दिखता है। अब बोलते हैं ना पक गया इसका कान। तीसरा लिखिएगा लैब्रिन्थीसाइटिस। तीसरा लिखिएगा लैब्रिन्थीसाइटिस। लैब्रिन्थीसाइटिस लिखिएगा, ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। लिखिएगा वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। कल आप लोग अब पढ़ के आएंगे, ग्लैंड्स को पढ़ाएंगे कल। संडे को